लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन मेरे लिए ये सवाल हमेशा बना रहा कि आखिर ये देखना होता क्या है। जब मैंने ये बात पूछी तो मुझे जवाब मिला कि रंगों और आकारों को पहचान पाना ही देखना है। पिताजी कहते हैं कि मेरी ये आंखें कोई कमजोरी नहीं बल्कि महान योद्धा हिस्टोरिया के दिए हुए वो जख्म हैं जो वीरता की निशानी है। वो चाहते हैं कि मैं इस पर गर्व करूं, लेकिन जब लोग मुझे देखकर कहते हैं कि मैं कितना बेचारा हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। यही वजह थी कि जब मेरी मैजिक टीचर जेनिया मुझसे मिलने आई तो मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा कि जादू सीख कर भी क्या फायदा, आखिर बिना किसी के सहारे के तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। लेकिन जब मैंने जादू की पहली कोशिश की तो कुछ अलग हुआ। मैंने अपनी शक्ति से पानी की एक छोटी सी बूंद बनाई जिसे मैंने ओरी नाम दिया। जेनिया टीचर हैरान थी कि मैं इतनी जल्दी पानी को आकार दे पाया। उन्होंने बताया कि वो पानी की बूंद बिल्कुल एक आंख की पुतली जैसी दिख रही है। पुतली? क्या इसका मतलब यह है कि जिस रोशनी को मेरी ये आंखें नहीं देख सकती उसे मैं इस जादू के जरिए महसूस कर पाऊंगा? जादू की उस पहली कामयाबी ने मेरी दुनिया ही बदल दी थी। अब मुझे हर उस चीज को करीब से जानने की भूख थी जिसे मैं देख नहीं सकता था। पहले मैं बस चुपचाप सैंडविच खा लिया करता था, पर अब मुझे उसके अंदर की हर एक चीज के बारे में जानना था। मेरे लिए सब कुछ कितना अनोखा था। मैंने इको से पूछा कि ये कुरकुरी घास जैसी चीज क्या है, तो उसने बताया कि ये लेटिस है। फिर मैंने उस तीखी चीज के बारे में पूछा जिसे वो मस्टर्ड कह रही थी। यहाँ तक कि सेब जैसा लगने वाला वो फल असल में उमामो निकला। मुझे हर स्वाद और हर बनावट में एक नया एहसास मिल रहा था। इको बहुत खुश थी कि मैं अब खाने में इतनी दिलचस्पी ले रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी पुरानी शरारत दिखाई और मजाक में कह दिया कि तुम्हारी सैलरी कम करवा दूंगा। बेचारी डर गई। तभी मेरी तीज फुलारा मुझसे मिलने आई। मैंने उनसे कोई मामूली कहानी नहीं बल्कि योद्धा हिस्टोरिया का इतिहास सुनने की जिद की। सब कहते हैं कि मेरी ये आंखें उसी महान योद्धा के जख्मों का निशान हैं। लोग इसे दुख की बात समझते हैं, पर मैं अब दुखी नहीं होना चाहता था। योद्धाओं और शैतानों के बीच वो महायुद्ध कैसे हुआ था और उसमें क्या क्या हुआ, मुझे अब सब कुछ जान लेना था। मेरी ये नई जिज्ञासा अब किसी के रोके रुकने वाली नहीं थी। हिस्टोरिया की कहानी सुनकर मुझे एक कड़वा सच पता चला। उस महान योद्धा ने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन उस लड़ाई में उन्होंने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया था। तब से उनके वंश में कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें कोई न कोई कमी होती है। किसी का हाथ नहीं होता तो किसी के पैर। मेरी तरह जिनकी आंखों में रोशनी नहीं होती उन्हें लोग बड़े प्यार से वीर योद्धा के जख्म कहते हैं। लेकिन मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं किसी का जख्म नहीं बल्कि अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। ये जादुई शक्ति मेरी अपनी है और मैं इसका इस्तेमाल अपनी आंखें बनाने के लिए करूंगा। मैं जादू से पानी की ऐसी पुतलियां तैयार करूंगा जो मुझे ये दुनिया दिखा सके। लेकिन अभी जो मैं कर पा रहा हूँ वो काफी नहीं है। मुझे और भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दिक्कत ये है कि मैं अभी सिर्फ 7 साल का हूँ। मेरी भूख कम है और मेरा शरीर भी बहुत कमजोर है। मामूली सा जादू इस्तेमाल करते ही मैं बुरी तरह थक जाता हूँ। इको मेरी हालत देखकर परेशान हो जाती है और मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ने की सलाह देती है। लेकिन मेरा मन कहता है कि अगर मैं इसी रफ्तार से चला तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाऊंगा। मुझे खुद को इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ना ही होगा। मैं समझ गया था कि सिर्फ जादू सीखने से काम नहीं चलेगा। अगर मुझे अपनी शक्ति को सही मायने में इस्तेमाल करना है तो मुझे अपने शरीर को भी मजबूत बनाना होगा। इको ने सलाह दी कि क्यों न मैं तलवार चलाने का अभ्यास करूं। उसने एक उस्ताद का इंतजाम किया जिन्होंने मुझे तलवार पकड़ने और उसे सही तकनीक से घुमाना सिखाया। कंधों और कलाइयों का तालमेल बिठाना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। बारिश हो या तेज धूप, मैं घंटों तक तलवार घुमाता रहता था। पसीने से लथपथ होने के बाद भी मेरा जुनून कम नहीं हुआ। मुझे बस एक ही बात दिख रही थी, वो रोशनी जिसे मुझे खुद हासिल करना था। इसी बीच मेरी जादुई तीज जेनिया भी पहुंच गई। उन्हें देखकर मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई। मैंने फिर से अपनी उस पानी की जादुई गेंदोरी पर काम करना शुरू किया। जेनिया तीज हैरान थी कि मैं इतनी मेहनत कैसे कर रहा हूँ, लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। मुझे खबर मिली कि मेरी मंगेतर राजकुमारी मिलिका मुझसे मिलने आ रही हैं। घर वाले चाहते थे कि मैं अपनी उदासी छोड़ दूं और खुशी खुशी उनसे मिलूं, पर क्या मैं अपनी उस उलझन को छिपा पाऊंगा जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। राजकुमारी मिलिका से मेरी पहली मुलाकात का समय आ गया था। मुझे पता था कि ये एक रणनीतिक शादी है और शाही परिवार की जिम्मेदारी है। मिलिका शायद ये सोचकर परेशान थी कि उसे पूरी जिंदगी एक अंधे इंसान का सहारा बनकर बितानी पड़ेगी, लेकिन मैं उसे ये एहसास नहीं होने देना चाहता था कि मैं कोई बोझ हूँ। जब वो मेरे सामने आई तो माहौल काफी गंभीर था। मैंने मजाक करते हुए कहा कि जरा सोचिए, अगर मेरी जगह यहाँ कोई दाढ़ी वाला भारी भरकम आदमी होता तो क्या होता। मेरी इस अजीब बात पर वो थोड़ा चौंक गई, लेकिन कमरे में फैली उदासी कम हो गई। मैंने उसे साफ शब्दों में बताया कि मुझे अब जादू से प्यार हो गया है। मैंने उसे अपनी वो जादुई पानी की गेंद दिखाई जिसे मैंने ओरी नाम दिया था। मिलिका मुझे इस तरह आत्मविश्वास से भरा देखकर हैरान थी। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी इस कमी के साथ भी इतना खुश रह सकता हूँ। मैंने उसे अपनी सारी कहानियां सुनाई और उसे यकीन दिलाया कि हमारे बीच
का रिश्ता सिर्फ मजबूरी नहीं होगा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि एक राजकुमारी का मंगेतर होने के नाते मुझ में कुछ कमियां हैं। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं मलिका के लिए एक सच्चा जेंटलमैन बनूंगा। इसके लिए मैंने दरबारी तौर तरीके, शिष्टाचार और बड़प्पन के वो सारे गुण सीखने की ठानी जो एक कुलीन घराने के वारिस में होने चाहिए। जेनिया तीत्र मेरी जादुई तरक्की देखकर दंग रह गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 7 साल का बच्चा इतनी जल्दी चीजें सीख रहा है। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे और भी मुश्किल जादू सिखाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि जादू जितना काम का है उतना ही खतरनाक भी, और अभी मैं बहुत छोटा हूँ। खैर, मैंने उनसे मजाक में कहा कि आपकी आवाज बहुत सुरीली है और मैं आपकी हर बात सुनूंगा, बस आप मुझे नया ज्ञान देती रहें। मैंने अपने वाटर मैजिक यानी ओरी को और गहराई से समझना शुरू किया। जादू सिर्फ पानी बनाना नहीं है, बल्कि उस पानी को हवा में तैराना और उसे एक गोल आकार में रोके रखना भी एक कला है। मैंने अपनी तीक्ष को समझाया कि अगर हम जादू के गुणों को अलग अलग करके देखें तो हम उसकी हर एक बारीकी को समझ सकते हैं। जेनिया तीक्ष मेरी इस समझदारी को देखकर हैरान रह गई। मैंने पानी के तापमान, उसके गाढ़ेपन, उसके रंग और यहाँ तक कि उसकी खुशबू और स्वाद को भी महसूस करना शुरू कर दिया। मैंने एक साथ पानी की 2 गेंदें बनाई। मैंने गौर किया कि ये पानी ठंडा है जबकि हमारे शरीर का खून गर्म होता है। यही तो जादू की खूबसूरती है, जब हम उसमें अपनी समझ और बदलाव जोड़ते हैं तो वो एक नया रूप ले लेता है। इसी को मैंने अपनी जादुई पहचान या ओरिजिनलिटी का नाम दिया। ओरिजिनलिटी यानी अपनी जादुई शक्ति को अपनी तरह से ढालना। यही वो चीज है जो एक जादूगर को दूसरे से अलग बनाती है। मैंने जेनिया तीक्ष को अपनी नई कलाकारी दिखाई। मैंने जादू से बने पानी में प्लम यानी बेर का असली स्वाद डाल दिया था। जब उन्होंने इसे पिया तो वो दंग रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने रातों रात इतनी बारीकी से जादू में बदलाव करना सीख लिया है। लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं था। मुझे दुनिया की हर चीज देखनी थी। मैं खुशबू और आकार तो समझ सकता था, लेकिन रंगों का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। रंगों को जाने बिना मैं अपनी जादुई आंखें कभी पूरी नहीं कर सकता था। मैंने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत लगे, मैं रंगों को पहचान कर ही रहूंगा। एक दिन जब मैंने गर्म पानी के साथ अपना जादुई प्रयोग शुरू किया तो कुछ अजीब हुआ। मैंने अपनी शक्ति ओरी का इस्तेमाल किया और रोशनी के प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश की। अचानक मुझे कुछ महसूस हुआ, एक ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये लाल रंग है? मुझे सच में ऐसा लगा जैसे उस पल के लिए मेरी जादुई आंखों ने रोशनी को छू लिया हो। मैं असल में देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा जादू मुझे रंगों की पहचान कराने लगा था। धीरे धीरे मैं रंगों को पहचानने लगा था, लेकिन अभी भी एक छोटी सी उलझन बाकी थी। जब मैंने सेबों को छुआ तो मुझे एहसास हुआ कि जिसे ये लोग नीला सेब कहते हैं वो असल में हल्का हरा है। कमाल है, दुनिया के नाम कितने अजीब होते हैं। जो चीज जैसी दिखती है उसे वैसा क्यों नहीं बुलाते। खैर, मैंने बिल्कुल सही बता दिया कि वहाँ 3 लाल और 2 हरे सेब रखे हैं। सब हैरान थे कि मैं इतनी बारीकी से रंगों का अंतर बता पा रहा हूँ। हालांकि मेरी ये जादुई नजर अभी सिर्फ पास की चीजों पर ही काम करती थी, लेकिन ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अब मैं अपनी उंगलियों से कागज पर छपी स्याही के रंगों को महसूस कर सकता था। इसका मतलब ये था कि मैं अब किताबें पढ़ सकता था। मैंने चित्रों वाली किताबों और नक्शों की दुनिया में डूबना शुरू कर दिया। मेरी तरक्की को देखकर पिताजी भी दंग रह गए। पहले उन्होंने मुझे सबसे अलग एक दूसरी हवेली में रखा था ताकि माँ को तकलीफ न हो, लेकिन अब वो मुझे वापस मुख्य हवेली में बुलाने की सोच रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि मैं अब वो कमजोर बच्चा नहीं रहा जिसे किसी के सहारे की जरूरत हो। मैं हर दिन खुद को बदलने के लिए जी जान लगा रहा था और मेरी मेहनत रंग ला रही थी। मेरे पिताजी और इको मेरे भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। पिताजी को समझ आ गया था कि अगर अभी मेरा माहौल बदला गया तो मेरी जादुई तरक्की में रुकावट आ सकती है। उन्होंने ये भी माना कि इको की खुशमिजाज आदतों की वजह से मुझ पर अच्छा असर पड़ रहा है। इको तो बस ये सुनकर खुश थी कि शायद उसे और पैसे मिलेंगे। जेनिया तीक्ष के आने का समय हो गया था और मैं उन्हें अपना नया प्रयोग दिखाने के लिए बेताब था। मैंने अपनी जादुई पानी की गेंद यानी ओरी को बिल्कुल एक सफेद खरगोश की आंख जैसा गहरा लाल रंग दिया। मुझे लगा कि रंग जितना गहरा होगा मैं उसे उतना ही साफ महसूस कर पाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि इंसानी खून का रंग भी लाल ही होता है तो मैं दंग रह गया। क्या खून सच में ऐसा ही दिखता है? ये एहसास थोड़ा डरावना था। मेरी इस अजीब जिज्ञासा की वजह से मुझे और इको को भारी कीमत चुकानी पड़ी। पिताजी ने गुस्से में आकर 2 महीने के लिए मेरी पॉकेट मनी बंद कर दी और बेचारी इको की तो 3 महीने की सैलरी ही काट दी गई। इको का रो रो कर बुरा हाल था और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन इन सब के बीच पिताजी के मन में मेरे लिए एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद मैं एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर यानी ब्लू मैजिशियन बन सकता हूँ। उन्होंने तुरंत मेरे भाई इक्सियो को बुलाया और अपना बड़ा फैसला सुनाया। वो मुझे जादू की पढ़ाई के लिए
एक नामी स्कूल में भेजने वाले थे। मेरे पिताजी को मेरी बहुत चिंता रहती थी। मैं जब से पैदा हुआ हूँ इस हवेली से बाहर बहुत कम ही निकला हूँ। उन्हें डर था कि बाहर की दुनिया और अनजान लोग कहीं मुझे डरा न दे, इसीलिए उन्होंने मेरे बड़े भाई इक्सियों को मेरी जिम्मेदारी सौंपी। भाई ने बड़े गर्व से मेरा हाथ थामा और पिताजी को वादा किया कि वो हमेशा मेरी हिफाजत करेंगे। एक बड़े भाई के रूप में उनका ये हौसला मुझे बहुत अच्छा लगा। हवेली में रहते हुए मैं पानी के जरिए भविष्य देखने और खोई हुई चीजें खोजने की कला के बारे में पढ़ रहा था। इको हमेशा की तरह अपनी मस्ती में थी। उसने मजाक में मुझसे पूछा कि क्या इस जादू से उसकी खोई हुई जवानी मिल सकती है या उसका होने वाला पति मिल सकता है। मैंने भी शरारत करते हुए उसे कह दिया कि तुम जैसी अच्छी लड़की को भला कौन छोड़ेगा। अगर मैं इस खानदान का दूसरा बेटा न होता तो मैं खुद तुमसे शादी कर लेता। वो जोर से हंस पड़ी और मुझे याद दिलाया कि वो मुझसे 10 साल से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन मजाक के अलावा मेरा दिमाग कुछ और भी सोच रहा था। किताबों से मुझे समझ आया कि अगर कहीं बस्ती बसानी है या लोगों को बसाना है तो सबसे पहले पानी का इंतजाम करना सबसे जरूरी है। बिना पानी के न तो समाज बन सकता है और न ही लोग जी सकते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी और मैं अब धीरे धीरे अपनी जादुई शक्ति का असली मकसद समझ रहा था। मेरी जादुई पढ़ाई के साथ साथ अब मुझे एक कुलीन जेंटलमैन की तरह व्यवहार करना भी सिखाया जा रहा था। टीचर को लग रहा था कि मैं थोड़ा ज्यादा ही चंचल हो गया हूँ, लेकिन इको का मानना था कि मेरा ये मजाकिया अंदाज ही मेरी असली पहचान है। मैंने भी अपनी खूबसूरत टीचर के सामने मजाक में हाथ उठाकर उनके नाम की सलामी दी, बिल्कुल एक असली जेंटलमैन की तरह। इको मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे मेरा ये नया रूप काफी पसंद आ रहा था, लेकिन मेरा असली जुनून तो अभी भी जादू ही था। मैंने एक नया जादुई प्रयोग किया और उसे इको को दिखाया। मैंने पानी की एक ऐसी गेंद बनाई थी जिसे एक बहुत ही लचीली और मजबूत झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से ढका गया था। इसे छूने पर यह बिल्कुल किसी मखमली चीज जैसा एहसास देती थी। इको तो इसकी कोमलता देखकर दीवानी हो गई। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो इस पर सिर रखकर सोना चाहती है। मैंने भी हंसते हुए उससे वादा किया कि मैं जल्द ही जादू से पानी का एक आरामदायक बिस्तर बनाने की कोशिश करूंगा। तभी खबर मिली कि पिताजी ने मुझे बुलाया है। मेरे मन में थोड़ी घबराहट हुई कि कहीं मैंने फिर से कोई अनजानी गलती तो नहीं कर दी। इको ने चुटकी लेते हुए मुझे उस खून के समंदर वाले हादसे की याद दिलाई। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद था जब मैंने अपनी माँ को खुश करने के लिए जादू से एक विशाल लाल पानी की गेंद बनाई थी, लेकिन उसे देखकर माँ डर के मारे बेहोश हो गई थी और पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इको ने मजाक में कहा कि इस बार भी जरूर कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि इस बार मामला उतना गंभीर न हो। पिताजी से मिलने का समय हो गया था। मैं और इको मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब हम कमरे में पहुंचे तो वहां मेरे भाई इक्सियो पहले से ही मौजूद थे। भाई ने बड़े प्यार से मेरा हाथ थामने की कोशिश की ताकि मैं गिर न जाऊं, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जादू की मदद से मुझे अब अपने आसपास की हर चीज का अंदाजा होने लगा है। भाई मेरी ये बात सुनकर दंग रह गए, पर उन्हें मेरी इस तरक्की पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। फिर मैं अपने माता पिता के सामने पहुंचा। वहाँ का माहौल काफी गंभीर था। पिताजी ने मुझे बताया कि मेरी टीचर क्लारा के मुताबिक मैंने घर बैठे ही स्कूल के सारे पाठ्यक्रम को समय से पहले ही खत्म कर लिया है। उन्होंने मुझसे एक बड़ा सवाल पूछा कि क्या मैं अब सचमुच के स्कूल यानी नोबल एकेडमी जाना चाहूंगा। मैंने तुरंत मना कर दिया। मुझे लगा कि वहां जाकर मैं सिर्फ लोगों की दया का पात्र बनूंगा और मेरी वजह से सबको फालतू की परेशानी होगी। वैसे भी मेरे लिए स्कूल जाने से ज्यादा अपने जादुई प्रयोगों पर ध्यान देना जरूरी था। लेकिन पिताजी ने मुझे समझाया कि ये मामला सिर्फ मेरी पसंद का नहीं है। कुलीन घरानों के बच्चों के लिए स्कूल जाना एक कानूनी जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है। कागजों पर तो मैं पहले से ही वहाँ का छात्र था, लेकिन पिताजी चाहते थे कि मैं असल में वहाँ जाऊँ। उन्होंने बड़े गहरे भाव से मेरी ओर देखा। शायद वो जानते थे कि मेरी स्थिति दूसरों से अलग है, लेकिन नियम तो सबके लिए एक ही होते हैं और मैं उनसे भाग नहीं सकता था। पापा ने बताया कि राजा से मुझे स्कूल न भेजने की खास इजाजत मिल चुकी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। मैं तो मजाक में अपनी पॉकेट मनी और उसे खर्च करने के तरीकों के बारे में बात करने लगा, पर पापा आज काफी गंभीर थे। जब मैंने उनसे अपनी पुरानी गलतियों और उस खून के समंदर वाले हादसे के लिए माफी मांगी तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो 6 महीने के लिए मेरा खर्च बंद कर दिया जाएगा। तभी मम्मी ने दखल दिया और मुद्दे की बात शुरू की। असली परेशानी मेरी पढ़ाई नहीं बल्कि मेरी मंगेतर राजकुमारी मिलिका थी। पापा ने मुझे गहराई से समझाया कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो समाज में मेरी छवि खराब होगी और इसका सबसे बुरा असर मिलिका पर पड़ेगा। उसकी इज्जत और उसके भविष्य के लिए मेरा स्कूल जाना जरूरी था। मिलिका का नाम
सुनते ही मेरा इरादा बदल गया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसे कभी भी नीचा देखना पड़े। भले ही मुझे स्कूल जाना बहुत ही बोरियत भरा और बेकार काम लग रहा था, लेकिन मैंने जाने का फैसला कर लिया। पापा ने भी थोड़ा दिलासा दिया कि मुझे वहाँ सालों तक नहीं रुकना है, बस प्रमोशन टेस्ट देना है। अब मेरे सामने एक नई चुनौती थी, अंधेरे की इस दुनिया से निकलकर उस स्कूल का सामना करना जहाँ सब मुझे एक अलग नजरिया से देखने वाले थे। मुझे पता चला कि अगर मैं तरक्की वाली ये परीक्षा पास कर लेता हूँ तो मेरी पढ़ाई आधिकारिक तौर पर पूरी मान ली जाएगी। मुझे बस 5 बार स्कूल जाना था और ये सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली। भाई इक्सियो और मिलिका भी इसी परीक्षा के साथ स्कूल छोड़ने वाले थे, तो हम सब साथी होने वाले थे। ये सुनते ही मेरी माँ और इको तो जैसे तैयारियों में जुट गईं। माँ फौरन मेरे नए कपड़े और जूतों का नाप लेने लगी। वो चाहती थी कि जब मैं स्कूल जाऊं तो एक शानदार राजकुमार जैसा दिखूं। भाई इक्सियो ने मुझे एक जरूरी बात भी समझाई। उन्होंने कहा कि स्कूल में दूसरे शाही घरानों के लोग भी होंगे जो मुझसे या मिलिका से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, पर मुझे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि भाई ने वादा किया था कि वो साय की तरह मेरे साथ रहेंगे। इको भी बहुत खुश थी। वो मजाक में कह रही थी कि स्कूल में वो मेरी बड़ी बहन बनकर मेरा मार्गदर्शन करेगी। मैंने भी चुटकी लेते हुए कहा कि अगर मैं मिलिका के साथ स्कूल में घूमूंगा तो वहाँ के बाकी लड़के तो मुझसे जल भुन जाएंगे। मुझे मजाक में ये शक भी हुआ कि पता नहीं मिलिका वहाँ इतनी मशहूर है भी या नहीं। राजकुमारी मिलिका मजाक में कह रही थी कि वो भले ही एक राजकुमारी है, लेकिन उसे चाहने वाले लड़कों की कमी नहीं है। कम से कम 5 लड़के तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। मैंने भी शरारत करते हुए कहा कि अब मेरा असली राज सबके सामने आ ही गया है। भाई इक्सियो मुझे बड़े अचंभे से देख रहे थे। शायद वो ये सोच रहे थे कि मैं इतनी जल्दी इतना चुलबुला कैसे हो गया। खैर, हम स्कूल के लिए रवाना हुए। पिताजी हमेशा शिकायत करते थे कि घोड़े की बग्घी के झटके कमर तोड़ देते हैं, लेकिन मैंने जादू का ऐसा कमाल दिखाया कि बग्घी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। भाई ये देखकर दंग रह गए। मैंने उन्हें बताया कि जादू कितनी काम की चीज है और इससे मुझे भविष्य में कोई ना कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। भाई ने भी मुस्कुराकर मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि मुझे काम तो जरूर मिलेगा। सफर के दौरान भाई थोड़े फिक्रमंद दिखे। उन्हें लगा शायद मैं पहली बार घर से इतनी दूर जाने में डर रहा हूँ, पर मैंने उन्हें साफ कह दिया कि अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। एक वक्त था जब मैं जरा सी चोट लगने पर खुद को ही दोषी मानता था और गायब हो जाना चाहता था, लेकिन जादू से मिलने के बाद जीने का नजरिया ही बदल गया। अब मेरे अंदर ऐसी जिद है कि अगर पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए तो भी मैं अकेला खड़ा रहूंगा और हार नहीं मानूंगा। भाई ने भी माना कि जादू ने वाकई मुझे अंदर से पूरी तरह बदल दिया है। मैंने भाई इक्सियो से माफी मांगी क्योंकि मैं अब पहले जैसा सीधा साधा छोटा भाई नहीं रहा था। मैंने उनसे कहा कि अब मैं इतनी लंबी और शानदार जिंदगी जीऊंगा कि सारी इंसानियत को मुझसे जलन होने लगेगी। भाई मुझे देखकर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि शायद मुझ पर इको की संगत का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। जैसे ही हम स्कूल के पास पहुंचे, मुझे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी का एहसास होने लगा। चारों तरफ शोर था और लोगों की आवाजें आ रही थी। अगर ये पुराना कुनो होता तो शायद भीड़ को देखकर डर के मारे छिप जाता, लेकिन आज बात कुछ और थी। राजकुमारी मिलिका ने मेरी बोटाई की तारीफ की तो मैंने भी जेंटलमैन वाला अंदाज दिखाते हुए कह दिया कि अगर ये टाई आपसे ज्यादा सुंदर निकली तो मैं इसे अभी फाड़कर फेंक दूंगा। भाई हम दोनों की ये बातें सुनकर बस अपना सिर पीट रहे थे। स्कूल के गेट पर पहुंचकर मैंने मिलिका से एक अजीब सी जिद की। मैंने कहा कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए लड़की बन सकता हूँ। मिलिका मेरी शरारत समझ गई और उसने एक राजकुमार की तरह मेरा हाथ थामकर मुझे सहारा दिया। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, वहाँ के टीचर ने हमारा स्वागत किया। सब मुझे उसी पुराने नाम से पुकार रहे थे, वीर योद्धा के जख्मों वाला राजकुमार। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस अंधेरे से वो मुझे डरा हुआ समझ रहे थे, उसी अंधेरे को मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। टीचर कास्ट मुझे देखकर थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। शायद उन्होंने सुना था कि मैं काफी होनहार और थोड़ा अजीब बच्चा हूँ। मैंने भी अपनी शरारत जारी रखी और उन्हें अपना परिचय एक खूबसूरत लड़की के तौर पर दिया। मैंने उनसे बड़े अदब से कहा कि वो मेरा स्वागत एक राजकुमारी की तरह करे। भाई इक्सियो और मिलिका मेरी ये बातें सुनकर हैरान थे कि मैंने खुद को लड़का बताने के बजाय खूबसूरत शब्द क्यों जोड़ा। भाई और मिलिका मुझे टीचर के भरोसे छोड़कर चले गए और हमने दोपहर के खाने पर मिलने का वादा किया। जैसे ही मैं टीचर के साथ आगे बढ़ा, मुझे लोगों की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा था। 100 साल बाद पैदा हुआ वो बच्चा जिसे योद्धा के जख्म मिले हैं और जिसे खुद राजा ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन हर कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा था। कुछ लड़के मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने मुझे एक छोटे से कीड़े जैसा बताया जो बस जमीन पर रेंग सकता है। वो कह रहे थे कि ये सब पुरानी कहानियां और अंधविश्वास हैं, मुझ में कोई खास बात नहीं है। वहाँ प्रिंस राइली भी मौजूद थे, जिनकी नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं थी। टीचर कास्ट ने इन सब बातों पर ध्यान न देने को कहा और मुझे उस परीक्षा के बारे में समझाना शुरू किया जो मेरा भविष्य तय करने वाली थी। मुझे पता चला कि 5 परीक्षाओं के बाद मुझे यहाँ से आजादी मिल जाएगी। वैसे तो इन परीक्षाओं के बीच काफी समय दिया जाता है ताकि छात्र तैयारी कर सके, लेकिन मेरे लिए मामला थोड़ा अलग था। मेरे पिताजी और राजा की गहरी दोस्ती की वजह से मुझे खास तवज्जो दी जा रही थी और मेरी सारी परीक्षा
परीक्षाएं एक साथ ली जाने वाली थी। मैंने टीचर कास्ट से मजाक में कह दिया कि पिताजी और राजा की इस सांठगांठ की वजह से स्कूल पर जो दबाव पड़ रहा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बेचारी टीचर तो मेरी ये बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। परीक्षा शुरू हुई लेकिन मेरा मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं लगातार राजनीति और रसूख वाली बातें किए जा रहा था। टीचर परेशान थी और मुझे बार बार चेतावनी दे रही थी कि मैं उन्हें किसी मुसीबत में न डालूं। उन्हें लगा कि मैं सिर्फ बातें बनाने में माहिर हूँ और पढ़ाई में मेरा कोई ध्यान नहीं है। आखिरकार उन्होंने मुझे डांट कर चुप कराया और फौरन काम शुरू करने को कहा। उन्हें लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी उत्तर पुस्तिका देखी उनके होश उड़ गए। एक सवाल, दो सवाल, यहाँ तक कि सारे विषयों के हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल सही था। मैं बातें भी कर रहा था और उसी दौरान मैंने बिजली की रफ्तार से सारे सही जवाब लिख दिए थे। टीचर तो बस फटी आंखों से मुझे और मेरे काम को देख रही थी। मेरी पहली बड़ी जीत हो चुकी थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद अब मुझे जोरों की भूख सताने लगी थी। आखिर दिमाग चलाने के लिए पेट का भरा होना भी तो जरूरी है। मैं तो बस शांति से दोपहर के खाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों के काम में टांग अड़ाने की आदत होती है। मेलिका मुझसे प्यार से पूछ रही थी कि मुझे क्या खाना है। तभी वहाँ एक घमंडी लड़का आ धमका। उसने आते ही बदतमीजी शुरू कर दी। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मुझ जैसे अंधे बच्चे को खुद राजा ने आशीर्वाद दिया है। उसने मेलिका को चुप रहने के लिए कहा और हमारे बीच में दखल देने लगा। मेरे भाई इक्सियो ने जब मुझे बचाने की कोशिश की तो उस लड़के ने भाई की भी बेइज्जती कर दी। उसने भाई को रेंगने वाले कीड़े का भाई कहा। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने शोर मचाने के बजाय अपने जादू का इस्तेमाल करने का सोचा। मैंने चुपके से अपनी शक्ति ओरी का इस्तेमाल किया और एक छोटा सा जादुई कमाल कर दिखाया। तभी अचानक किसी की नजर उस लड़के की पैंट पर पड़ी। सब चिल्लाने लगे, अरे देखो, इस राजकुमार ने तो डर के मारे अपनी पैंट ही गीली कर ली। वो लड़का बुरी तरह घबरा गया और अपनी सफाई देने लगा, लेकिन बेइज्जती इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसे वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ा। उसके जाते ही हम सब हंस पड़े। मैंने और मेलिका ने तय किया कि हम हैमबर्ग खाएंगे। जब मैंने मेलिका से पूछा कि वो बदतमीज लड़का कौन था तो मेरा सिर चकरा गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेलिका का अपना बड़ा भाई और साम्राज्य का छठा राजकुमार लाइल था। मैंने राजकुमारी के भाई की इज्जत का कचरा कर दिया था, पर सच कहूँ तो मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए भाई से कहा कि दुनिया में ऐसा कोई भी बड़ा भाई नहीं होता जो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल न रखे। मेलिका मेरी बात सुनकर थोड़ी उदास हो गई। शायद उसे अपने भाई लाइल का बर्ताव याद आ रहा था, लेकिन मुझे सच में खुशी थी कि इक्सियो मेरे भाई हैं। वो मुझे इस तरह आत्मविश्वास से भरा देखकर चकित थे। शायद वो मन ही मन सोच रहे थे कि मैं कितना बदल गया हूँ। लाइल जैसे बड़े राजकुमार के साथ मैंने जो हादसा किया था, भाई को उसकी चिंता सता रही थी। वो सोच रहे थे कि घर जाकर पिताजी को इस बारे में क्या जवाब देंगे। खैर, हमने उस वक्त की चिंता छोड़ दी और मजा लेना शुरू किया। हमने साथ मिलकर हैमबर्ग स्टेक खाया। सच कहूँ तो वो मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना था। इक्सियो भाई अब भी थोड़े परेशान थे, लेकिन मैंने उन्हें खाने पर ध्यान देने को कहा। तभी गलियारे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो प्रिंस लाइल ही थे जो बुरी तरह बौखलाए हुए थे। लोग उन्हें शांत होकर चलने के लिए कह रहे थे, पर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। उनकी आंखों में वो जंगलीपन और गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरा सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी खूंखार राक्षस से हुआ हो। भाई ने मुझे टूका और कहा कि उन्हें राक्षस कहना बंद करूं, लेकिन सच तो यही था कि लाइल अपनी नफरत और गुस्से को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मुझे एहसास हो गया था कि स्कूल का ये पहला दिन तो बस एक शुरुआत है। मेलिका मुझे शाही खानदान के तौर तरीके और रुतबे के बारे में समझा रही थी। उसने बताया कि उसका भाई लाइल छठा राजकुमार है और वो खुद 9वीं राजकुमारी, इसलिए शाही ओहदे में वो उससे काफी नीचे थी। लेकिन जब से मेरी और उसकी सगाई हुई है, दरबार में उसकी अहमियत अचानक बहुत बढ़ गई है। लोग अब उसे अलग नजरिए से देख रहे हैं क्योंकि योद्धा के जख्मों वाले जादुई वारिस यानी मेरे साथ उसका नाम जुड़ा है। मेलिका इस बात से बहुत खुश थी और सच कहूँ तो मुझे भी इस बात का गर्व था। मैंने मजाक में कह दिया कि राजा ने मुझे इतनी प्यारी मंगेतर दी है कि मेरा मन करता है उनके सामने झुककर शुक्रिया अदा करूं, पर जेंटलमैन होने के नाते मैं ये किसी मर्द के लिए तो बिल्कुल नहीं करूंगा। भाई इक्सियो मेरी इन बातों पर बस अपना सिर पकड़ रहे थे। मेरा मन हुआ कि जाकर प्रिंस लाइल से उस हादसे के लिए माफी मांग लूं, पर भाई ने फौरन मुझे रोक दिया। उन्होंने पता था कि मेरी ये शरारत लाइल के गुस्से को और भड़का देगी। खैर, अब दोपहर की आखिरी परीक्षा का समय हो गया था। मुझे बस एक आखिरी बाधा पार करनी थी और फिर मैं स्कूल की इन औपचारिकताओं से आजाद था। मैंने अपनी जादुई शक्ति ओरी का एक नया अभ्यास शुरू किया। जेनिया टीचर ने मुझे सिखाया था कि अगर मुझे जादू से अपनी आंखें बनानी है तो मुझे दुनिया की हर चीज
चीज की बनावट और उसके एहसास को गहराई से समझना होगा। मैंने पानी की एक गेंद बनाई और उसे बिल्कुल एक ताजा सेब जैसा एहसास दिया, वही कड़ापन और वही बनावट। भाई इक्सियों हैरान थे कि मैं हवा में हाथ मार कर क्या कर रहा हूँ। मैंने उन्हें समझाया कि मैं अपनी जादुई ओरिजिनलिटी को निखारने के लिए अलग अलग चीजों के एहसास के नमूने इकट्ठा कर रहा हूँ। हर नई बनावट जिसे मैं महसूस कर पा रहा था मुझे उस रोशनी के और करीब ले जा रही थी जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। स्कूल का माहौल अब धीरे धीरे असली लगने लगा था। मैंने राजकुमारी मिलिका को देखते ही अपने खास अंदाज में कह दिया कि आज अगर उनकी आवाज आखिरी बार सुन रहा हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी दुनिया में उदासी छा गई है। मिलिका ने मजाक को समझते हुए बड़े प्यार से जवाब दिया कि शाम होते ही स्कूल खत्म हो जाएगा तो इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। भाई इक्सियों हमारी ये रोमांटिक और मजाकिया बातें सुनकर बस चकित रह गए। अब मेरी आखिरी परीक्षा का समय था और इस बार मुझे ये परीक्षा किसी अलग कमरे में नहीं बल्कि बाकी सभी छात्रों के साथ बैठकर देनी थी। मुझे टीचर कास्ट के उस खास कमरे की याद आ रही थी जहां हमने काफी समय बिताया था। परीक्षा के दौरान हमारी काफी बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज बताया था। उन्होंने बताया कि वो एक लड़के के पीछे पीछे टीचर बनने यहाँ आई थी, लेकिन किस्मत देखिए वो लड़का फेल हो गया और वो खुद यहाँ 2 साल से नौकरी कर रही हैं। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने भीड़ के बीच भी मुझ पर नजर रखने का वादा किया। तभी मिलिका की सहेलियां हमारे पास आईं। वो सब मिलिका के मंगेतर यानी मुझसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। जब भाई इक्सियों ने मेरा परिचय करवाया तो वो सब मुझे देखकर दंग रह गई। उन्हें मैं बहुत प्यारा लगा और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं दिखने में भाई इक्सियों से भी ज्यादा समझदार लगता हूँ। मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ सबको अपना नाम बताया, मैं हूँ कुनोग्रियोन। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं इस भीड़ से डरा हुआ नहीं हूँ बल्कि इसे जीतने के लिए तैयार हूँ। मैंने बड़े गर्व से सबके सामने अपना परिचय दिया कि मैं राजकुमारी मिलिका का मंगेतर और इक्सियो भाई का छोटा भाई हूँ। सच कहूँ तो मिलिका की सहेलियों को देखकर मुझे बड़ी राहत मिली। जब मैं स्कूल में आया था मैंने देखा कि कोई भी मिलिका या भाई से बात करने नहीं आ रहा था। मुझे फिक्र होने लगी थी कि कहीं स्कूल में इन दोनों का कोई दोस्त ही न हो। मुझे लगा था कि शायद मुझे ही अपनी मिसाल देकर इन्हें तसल्ली देनी पड़ेगी कि अकेले रहना भी कोई बुरी बात नहीं है, पर शुक्र है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन मिलिका ने जब असली वजह बताई तो मैं दंग रह गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने खुद सबको मना कर रखा था कि कोई हमारे पास न आए ताकि वो मेरे साथ सुकून से वक्त बिता सके। मिलिका की इस मासूमियत और फिक्र ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने मजाक में कह दिया कि वैसे भी इंसान अकेला रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और मिलिका जानती थी कि मैं ऐसा ही कुछ कहूंगा। तभी माहौल फिर से गर्म हो गया। प्रिंस लायल को परीक्षा के लिए बुलाया गया लेकिन उनके तेवर अब भी कम नहीं हुए थे। उन्होंने सरेआम टीचर की बेइज्जती की और उन्हें इंतजार करने को कहा। उनके अंदर का घमंड साफ दिख रहा था। खैर अब वो घड़ी आ गई थी जिसका हम सबको इंतजार था। आखिरी परीक्षा शुरू होने वाली थी और इस बार ये किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि सबके साथ एक ही हॉल में होने वाली थी। मेरा सामना अब नोबल एकेडमी के उन सभी धुरंधरों से था जो खुद को सबसे काबिल समझते थे। मैं अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा था तभी प्रिंस लायल का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वो लेट हो रहे हैं। स्कूल के बाकी बच्चे उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि पिछले स्कूल में उन्होंने बहुत बवाल किया था तो कोई उनके शाही व्यवहार पर सवाल उठा रहा था। लायल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्हें ये पीठ पीछे की खुसफुसर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि क्यों न इस जलती आग में थोड़ा और भी डाला जाए। मैं मुस्कुराते हुए उनके बिल्कुल करीब गया और बड़े प्यार से अपना हाथ बढ़ाकर कहा, नमस्ते लायल भाई साहब, मैं हूँ कुनोग्रियोन, आपकी प्यारी बहन मिलिका का मंगेतर और आपका होने वाला छोटा भाई। पिछली बार हम ढंग से मिल नहीं पाए थे तो सोचा आज कसर पूरी कर लूं। लायल तो जैसे पागल ही हो गए। उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से झटका और चिल्लाए, मुझसे दूर रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा जैसे किसी शिकारी कछुए ने पकड़ लिया हो। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा कि उन्होंने मुझे बोलने या हाथ छूने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। मैंने बड़े सुकून से जवाब दिया, वाह आपकी आवाज कितनी दमदार है और सच कहूँ तो आपको छूकर महसूस हो रहा है कि आप बड़े ही रोबीले राजकुमार होंगे। काश मेरी आंखें देख सकती तो मैं आपको तब तक देखता रहता जब तक आपकी नजरों में छेद न हो जाए। मेरी इस बात ने उन्हें और भी चिढ़ा दिया। तभी टीचर कास्ट ने दखल दिया। उन्होंने आखिरी परीक्षा की बारीकियों के बारे में बताना शुरू किया। अब मजा आने वाला था। मैंने लायल भाई साहब के रोबीले चेहरे का मजाक क्या उड़ाया। वो तो जैसे शर्म के मारे पानी पानी हो गए। मिलिका उन्हें इस तरह परेशान देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। उसने कहा कि उसने अपने बड़े भाई को पहले कभी इतना झेंपते और घबराते हुए नहीं देखा था। लायल ने झल्लाकर मेरा हाथ झटका और मुझे साफ कह दिया कि अब मैं अपना हाथ उनके ऊपर से हटा लूं। मैंने भी मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया कि चलो आखिर वो मेरी बात समझ तो गए। तभी टीचर कास्ट ने नतीजों का ऐलान किया और जैसा कि मुझे यकीन था हम सब ने परीक्षा पास कर ली थी। प्रिंस लायल, भाई इक्सियो, मिलिका और मैं हम सब अब आधिकारिक तौर पर स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले थे। मिलिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। टीचर कास्ट ने मुझे विदा करते हुए कहा कि मैं एक बहुत ही अजीब लेकिन
बेहद होनहार छात्र रहा हूँ। मैंने जाते जाते उनसे भी एक शरारत कर ली और पूछा कि अगर वो अभी भी सिंगल हैं तो क्या वो मेरे भाई एक्सयू से मिलना चाहेंगे। भाई तो शर्म के मारे लाल हो गए और मुझे फौरन वहाँ से खींच कर ले गए। लाइल तो गुस्से में अपनी टीम के साथ वहाँ से चले गए, लेकिन मेरा असली सफर तो अब शुरू हो रहा था। मैंने अपनी जादुई शक्ति ओरी का अगला लेवल आजमाना शुरू किया। मैंने पानी के तेज भंवर बनाए और उन्हें एक साथ 10 अलग अलग जादुई गेंदों में बांट दिया। मैंने उनमें रंग भरे और उनकी बनावट को पूरी तरह बदल दिया। मैं अपनी जादुई नजरों को मुकम्मल करने के लिए हर एक बारीक एहसास और नमूने को अपने जादू में ढाल रहा था। अब मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने अपने जादू में बनावट के साथ साथ अब आकार और तापमान को भी जोड़ना शुरू कर दिया था। मेरा वाटर मैजिक अब सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक एहसास बन चुका था। तभी जेनिया टीचर ने मुझसे कहा कि वो मुझे एक बहुत ही जरूरी सच्चाई बताना चाहती हैं। मुझे लगा शायद वो मेरे स्कूल से ग्रेजुएट होने की खुशी में किसी शानदार डिनर की बात करने वाली हैं। मैंने भी एक जेंटलमैन की तरह झट से कह दिया कि डिनर का ऑफर तो मेरी तरफ से होना चाहिए, लेकिन टीचर के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उन्होंने पूछा कि क्या मैं एक चौंकाने वाली सच्चाई सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैंने मजाक में पूछ लिया, टीचर कहीं आप आसमान से उतरी कोई देवी तो नहीं जो अब वापस अपनी जादुई दुनिया में जा रही है। मुझे उनकी ये जादुई कहानी बहुत पसंद आती, पर हकीकत कुछ और ही थी। उन्होंने बड़े भारी मन से स्वीकार किया कि अब उनके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब वो मुझे और धोखा नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे बुनियादी और बिना हमले वाले जादू की हर वो बारीकी सिखा दी थी जो उन्हें आती थी, लेकिन अब मेरी जादुई पकड़ और समझ खुद उनसे भी आगे निकल चुकी थी। उन्हें यकीन था कि जैसे ही मैं कोई नया और मुश्किल जादू सीखूंगा, मैं उन्हें पलक झपकते ही पीछे छोड़ दूंगा। मुझे अपनी टीचर की इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उनके शब्दों में मेरे लिए एक गहरा सम्मान और गर्व छिपा था। जेनिया टीचर की बातों ने मुझे थोड़ा भावुक कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वो अपनी जादुई तरकीबों से मुझे उलझाने की कोशिश कर रही थी। सच कहूं तो मुझे उनकी वो छोटी छोटी चालाकियां बहुत पसंद थी। उन्हीं की बदौलत मेरे जादू का दायरा बढ़ा और मैंने पानी की शक्ति को एक नई गहराई से समझना सीखा। मैंने उन्हें याद दिलाया कि अगर आज मेरे पास जीने का कोई मकसद है तो वो उन्हीं की वजह से है। उन्होंने ही मुझे वो उम्मीद दी थी कि जादू के जरिए मैं एक दिन अपनी आंखें बना पाऊंगा, लेकिन टीचर के मन में एक अजीब सी उलझन थी। उन्हें लग रहा था कि वो मुझे और घर वालों को धोखा दे रही हैं। मुझे लगा शायद उन्हें मिलने वाली सैलरी कम लग रही है, इसलिए मैंने झट से कह दिया कि मैं पिताजी से बात करके उनकी तनख्वाह बढ़वा दूंगा, आप बस मुझे पढ़ाना मत छोड़िए। पर मामला मेरी सोच से बिल्कुल उल्टा था। टीचर ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उन्हें इतनी भारी सैलरी लेने में अब दुख महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने माना कि वो पिछले कुछ समय से बस सबक को लंबा खींच रही थी ताकि वो अपनी नौकरी पर बनी रह सके। ये सुनकर मुझे उनकी सच्चाई पर और भी ज्यादा गर्व हुआ। हमारी गुरु शिष्य वाली ये यात्रा भी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जहां से आगे का रास्ता मुझे खुद अपनी काबिलियत के दम पर तय करना था। जेनिया टीचर का फैसला अटल था। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो मुझे और नहीं सिखा सकती और मुझे किसी और बहुत बड़े जादूगर की जरूरत है। उन्होंने लग रहा था कि वो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मैंने उनसे जिद की, टीचर आप मुझे और धोखा दीजिए। मुझे आपकी वो चालाकियां और जादुई तवक्कुई बेंगाली बौखा बहुत पसंद हैं। कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। सच तो ये था कि उन्हीं तवक्कुई बेंगाली बौखा ने मेरी जादुई सोच को एक नई उड़ान दी थी। टीचर मेरी बात सुनकर भावुक हो गई। उन्होंने देखा था कि दुनिया मुझे जीनियस कहती है, पर हकीकत में मैंने कितनी बार गिरकर संभलना सीखा है। मेरी मेहनत और बार बार कोशिश करने के जुनून ने उन्हें भी प्रेरित कर दिया था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो हार नहीं मानेंगी और अपनी जादुई साधना फिर से शुरू करेंगी, ताकि वो अपने ही छात्रों से बहुत पीछे न रह जाए। इसी बीच मुझे एक और खबर मिली। मेरी इतिहास की टीचर क्लारा जी भी काम छोड़कर जा चुकी थी। मेरा घर पर ही सारा कोर्स पूरा हो गया था और मैं आधिकारिक तौर पर स्कूल से स्नातक भी हो चुका था, इसलिए उनका काम खत्म हो गया था। दुख इस बात का था कि वो मुझसे बिना मिले ही चली गई। इको ने बताया कि वो विदाई के वक्त अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और रो पड़ती, इसीलिए उन्होंने चुपचाप जाना ही बेहतर समझा। मैंने तय किया कि मैं उन्हें शुक्रिया का एक प्यारा सा खत लिखूंगा। आखिर इन्हीं लोगों ने तो मुझे उस अंधेरे से लड़ना सिखाया था जिसमें मैं पैदा हुआ था। इको ने चलते चलते मुझसे एक बड़ी ही अजीब और मजेदार फरमाई बेंगाली तलबुशौ कर दी। उसने कहा कि जब मैं फ्लारा जी को खत लिखूं तो उनसे ये जरूर पूछूं कि क्या उनकी जान पहचान में कोई 18 से 25 साल का नौजवान है। वो कोई लंबा चौड़ा और हैंडसम होना चाहिए। कमाल है, वो तो अपने लिए शादी का रिश्ता ढूंढने की फिराक में थी। मुझे ये सुनकर थोड़ा धक्का लगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम भी मुझे अकेला छोड़कर जाने वाली हो? उसने बड़े प्यार से कहा कि आमी अब इतना काबिल हो गया हूँ कि अकेले रह सकता हूँ। पर मैंने उसे मजाक में डरा दिया। मैंने
कहा कि जेनिया और फ्लारा टीचर तो पहले ही जा चुकी हैं। अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? मैंने सुना है कि खरगोश अकेलेपन में मर जाते हैं, कहीं मेरा हाल भी वैसा ही ना हो जाए। मैंने साफ कह दिया कि मैं उसके लिए किसी हैंडसम लड़के के बारे में नहीं पूछने वाला। लेकिन अब असली सवाल ये था कि मेरा अगला गुरु कौन होगा। जेनिया जी ने कहा था कि मुझे अब किसी रॉयल क्लास जादूगर की जरूरत है। भाई इक्सियो ने बताया कि स्कूल में एक बहुत ही ताकतवर जादूगर की चर्चा हो रही है। लड़कियां किसी जियो नाम के शख्स की दीवानी हो रही थी। तभी माँ ने पूछा, कहीं वो जियोनली फिंडॉल तो नहीं? भाई ने बताया कि वह जादूगर अपनी बेपनाह जादुई शक्ति के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। बस मैंने तो अपना फैसला सुना दिया। मैंने तुरंत कहा, अगर वो इतना ही काबिल है तो मुझे वही टीचर चाहिए। घर वाले मुझे रुकने के लिए कहते रहे, पर मेरा मन तो अब उस नए उस्ताद से मिलने के लिए मचल रहा था। पर पिताजी ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने बताया कि शाही जादूगरों को घर बुलाना नामुमकिन है, क्योंकि वो सिर्फ राजा के आदेश मानते हैं और महल से बाहर बहुत कम निकलते हैं। बस फिर क्या था, मैंने अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाया और एक मास्टर प्लान तैयार किया। मैंने पिताजी से कहा कि मैं उनके साथ महल जाऊंगा और वहाँ इत्तेफाक से रास्ता भटक जाऊंगा। फिर वही शाही जादूगर मुझे ढूंढेंगे और मैं अपनी मासूमियत से उन्हें अपना उस्ताद बनने के लिए मना लूंगा। पिताजी मेरी इस बेतुकी योजना पर अपना सिर पकड़ रहे थे। उन्हें लगा इसमें कामयाबी की 1% गुंजाइश भी नहीं है, पर मैंने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि इसका सक्सेस रेट 90% है। पिताजी भले ही मेरी बात न माने, पर मेरी प्यारी मम्मी ने तो कह दिया कि मेरा ये प्लान एकदम परफेक्ट है। माँ का प्यार वाकई कमाल का है। उन्होंने पिताजी को इस तरह मनाया कि उन्हें न चाहते हुए भी मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। पिताजी बोले कि वो राजा से इस बारे में सलाह जरूर करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे ज्यादा उम्मीद न रखने की चेतावनी भी दी। मुझे पता था कि पिताजी माँ की किसी बात को टाल नहीं सकते और मेरा काम बन गया। महल में भी मेरे चर्चे शुरू हो गए थे। लोगों के लिए ये बात बिल्कुल अनसुनी थी कि मुझ जैसा एक नौसिखिया जादूगर किसी शाही जादूगर से मिलने की ख्वाहिश रखे। ऊपर से प्रिंस लाइल के साथ मेरा वो किस्सा भी आग की तरह फैल चुका था। राजकुमारी मिलिका की सहेलियां और महल के लोग हैरान थे कि वो मुझ छोटे से जादूगर के लिए इतनी पागल क्यों हैं। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब मुझे न सिर्फ मिलने की इजाजत मिली, बल्कि खबर आई कि शाही जादूगर ने खुद मुझ में दिलचस्पी दिखाई है। पिताजी भी इस बात से दंग थे कि जिस मुलाकात को वो नामुमकिन कह रहे थे, वो इतनी आसानी से कैसे तय हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मैं आजकल कौन सा नया जादू सीख रहा हूँ। मैंने उन्हें अपना ओरी दिखाया और पानी का रंग बदलकर उसे बिल्कुल सफेद और गाढ़ा कर दिया। पिताजी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सचमुच पानी ही है। उन्होंने माना कि जादू वाकई एक रहस्यमयी और अद्भुत चीज है। अब मेरा रास्ता साफ था। शाही महल और जियोनली फिंडोर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे जादुई प्रयोग अब और भी मजेदार होते जा रहे थे। मैंने पानी से एक छोटी सी बिल्ली तैयार की थी। हालांकि अभी उसकी हरकतें थोड़ी अजीब थी, पर मेरा लक्ष्य था कि मैं जल्द ही उसकी आवाज यानी म्याऊं को भी जादू से पैदा कर सकूं। मैंने पापा से कहा कि क्यों न हम एक असली बिल्ली पाले, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें डर था कि बिल्ली मेरे पैरों के पास घूमेगी और मैं उससे टकराकर गिर जाऊंगा। उन्हें मेरी सुरक्षा की हमेशा बहुत चिंता रहती थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि अब जादू की मदद से मैं अपने आसपास की हर चीज को समझ सकता हूँ, पर वो अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने बताया कि हमारी टीना भी बिल्लियों के बजाय कुत्तों को ज्यादा पसंद करती है। मैंने पापा का शुक्रिया अदा किया कि वो पूरे परिवार का इतना ख्याल रखते हैं। तभी मैंने इको की एक और बात पापा को बताई। उसने कहा था कि कुलीन घरानों में बाहर बिल्ली पालना एक तरह का रसूख और शान की निशानी माना जाता है। बस उसे घर के अंदर लाना थोड़ा उछापन लगता है। पापा को इको के दिमाग पर शक तो हुआ, पर जब मैंने बताया कि राजकुमारी मिलिका का भी यही मानना है, तो वो सोच में पड़ गए। उन्होंने ये स्टेटस सिंबल वाला आइडिया बुरा नहीं लगा। हम इस बिल्ली पुराण में उलझे ही थे कि तभी महल से एक संदेशवाहक आ पहुंचा। शायद मेरी मंजिल का बुलावा आ गया था। महल में मेरा स्वागत उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार था। वहाँ मेरी मुलाकात दूसरी राजकुमारी रेशिया से हुई। मैंने बड़े ही जेंटलमैन अंदाज में अपना परिचय दिया और उन्हें लेडी कहकर सलाम किया। रेशिया ने बताया कि उन्होंने मिलिका से मेरे बारे में काफी कुछ सुना है। तभी उनकी नजर मेरी जादुई पानी की बिल्ली पर पड़ी। वो उसे देखकर इतनी खुश हुई कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो कोई असली बिल्ली नहीं बल्कि मेरा जादू है। जब मैंने सच बताया तो वो दंग रह गई। उन्होंने माना कि मेरी काबिलियत उन अफवाहों से भी कहीं बढ़कर है जो उन्होंने सुनी थी। अब मुझे उस काले टावर की तरफ जाना था जहाँ मेरी जादुई खोज के नए रास्ते खुलने वाले थे। पिताजी राजा से मिलने चले गए और मैंने उनसे कह दिया कि मैं अकेला ही घर लौट जाऊंगा, क्योंकि मुझे मिलिका से भी मिलना था। जाते जाते मैंने उन्हें उस मशहूर रेस्टोरेंट की याद दिलाकर थोड़ा शर्मिंदा भी कर दिया, जहाँ उन्होंने मम्मी को पहली बार अपने प्यार का यकीन दिलाया था। पिताजी बस मुस्कुरा दिए और मुझे बग्घी का इंतजाम करने का भरोसा देकर विदा किया। टावर की तरफ बढ़ते हुए मेरी गाइड, जो खुद अभी नई टीचर थी, मेरे चलने को लेकर
लेकर थोड़ी फिक्रमंद दिखी, पर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मुझे अब ठोकर लगने का कोई डर नहीं है। हम बातों बातों में जादू की गहराइयों में डूब गए। मैंने उनसे जादू के नए और अनोखे सिद्धांतों पर चर्चा शुरू की। भले ही वो अभी सीख रही थी, पर मेरी बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा सफर अब एक ऐसे मोड़ पर था जहाँ रोमांच और ज्ञान का एक नया संगम मेरा इंतजार कर रहा था। मैं अपनी गाइड के साथ काले टावर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मेरा दिमाग तो जादू के नए और अनोखे सिद्धांतों में उलझा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हम पुरानी जादुई व्याख्याओं को नई तकनीकों के साथ जोड़ सकते हैं, या फिर क्या हम जादू के गोल घेरों को हवा में एक नई शक्ल दे सकते हैं। बेचारी गाइड तो मेरी ये बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसने तो हाथ ही जोड़ लिए और कहा कि चलते चलते वो इतने ऊंचे लेवल की बातें नहीं कर सकती, उसका सिर चकरा रहा है। रास्ते में मुझे शाही खानदान के बारे में कुछ और दिलचस्प राज पता चले। मलिका के परिवार में कुल 17 भाई बहन हैं, 7 राजकुमार और 10 राजकुमारियां। वहाँ गद्दी पर कौन बैठेगा ये सिर्फ उम्र से तय नहीं होता, बल्कि आपकी काबिलियत और कारनामों पर निर्भर करता है। इसीलिए वहाँ हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी रहती है। मलिका को फिक्र थी कि कहीं मैं भी इस राजगद्दी की खींचतान और साजिशों में न फंस जाऊं, पर मेरा ध्यान तो अपनी जादुई मंजिल पर था। पैदल चलना मुझे काफी बोरियत भरा लग रहा था, तो मैंने बैठे बैठे एक नया जादुई पैंतरा आजमाया। मैंने अपने जूतों के नीचे पानी की एक बहुत पतली परत बिछाई और उसे जादू से जमाकर बर्फ बना दिया। अब मैं जमीन पर पैर घिसटने के बजाय एक बर्फीले झूले की तरह तेजी से फिसलने लगा था। ये किसी बर्फ की स्लेज जैसा था, जो चलने से कहीं ज्यादा तेज था। मैंने गाइड को भी ये आजमाने के लिए कहा। वो पहले तो झिझकी, पर मेरा ये अनोखा अंदाज देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि तेज रफ्तार में संतुलन बनाए रखना ही असली जादू था। चलते चलते मेरी गाइड ने मुझे एक जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि मुझे महल की राजनीति से दूर रहना चाहिए और किसी भी खास गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं बिना सोचे समझे किसी भी दस्तावेज पर साइन न करूं, पर मेरा ध्यान तो बस अपनी नई जादुई स्केटिंग पर था। मैंने उनसे मजाक में कहा कि मैं आपके जैसी सुंदर गाइड के साथ इस बर्फीली स्लाइड का मजा लेना चाहता हूँ। हमारी रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ सिपाही हमें रोकने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें लगा कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो मेरी जादुई खोज का हिस्सा था। आखिरकार हम उस काले टावर पहुंच गए जहां मेरी मुलाकात शाही जादूगरों के मुखिया लोंडी मोनडॉक्टर से हुई। उन्हें देखते ही मुझे एहसास हुआ कि उनकी जादुई शक्ति राजकुमारी रेशिया से भी कहीं ज्यादा ताकतवर और अलग दर्जे की थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बाएं कंधे पर पानी का जादुई निशान यानी क्रेस्ट है, जिसे 2 स्टार रैंक मिली है। मुझे पहली बार पता चला कि जादू की 7 मुख्य खूबियां होती हैं: आग, पानी, मिट्टी, हवा, रोशनी, अंधेरा और शैतानी शक्ति, और इन सब के 5 लेवल होते हैं। इसका मतलब ये था कि मैं अभी सिर्फ दूसरे लेवल पर था, जो कि सबसे आम रैंक मानी जाती है। मेरी गाइड भी हवा के दूसरे लेवल पर ही थी। मुखिया लोंडी मेरी बातों से काफी प्रभावित दिखे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो दूसरों से अलग हैं। मैंने बड़े आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि मुझे आपकी जादुई ऊर्जा की सघनता साफ महसूस हो रही है। मैंने एक मजेदार मिसाल देते हुए कहा कि अगर मैं और राजकुमारी रेशिया साधारण चीज हैं, तो आप उस चीज का सबसे शुद्ध और गाढ़ा रूप हैं। मेरी इस बेबाक बात ने मुखिया के चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। उन्हें शायद अंदाजा हो गया था कि मेरी नजरें भले ही न हों, पर मेरी समझ बहुत गहरी है। मैंने लोंडी सर से कहा कि उनकी जादुई ऊर्जा की महक बिल्कुल उस ब्लू चीज जैसी है जिसे बहुत मेहनत से बनाया जाता है। उन्हें मेरी ये मिसाल थोड़ी अजीब लगी, पर वो समझ गए कि मैं उनकी शक्ति की गहराई की बात कर रहा हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो 3 स्टार रैंक के जादूगर हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी असली रैंक दिखाई। वो एक 4 स्टार जादूगर थे। मुझे जादुई सितारों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए मैं हैरान नहीं हुआ, पर लोंडी सर ने मुझे एक बहुत जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि रैंक से सिर्फ ये पता चलता है कि आपके पास जादुई शक्ति कितनी ज्यादा है, लेकिन असली बात ये है कि आप उस शक्ति को कैसे सीखते हैं और उसे बेहतर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बातचीत के बाद लोंडी सर ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अब असली मजा शुरू होगा, क्योंकि वो खुद मेरा टेस्ट लेना चाहते थे। महल में मौजूद लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा एक छोटा सा बच्चा, जिसे लोग योद्धा के जख्मों वाला कहते हैं, उसने मशहूर नाइटदारियों तक को छका दिया था। हर कोई ये देखने के लिए बेताब था कि मेरी जादुई कलाकारी में आखिर ऐसा क्या खास है जो बड़े बड़े दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। मेरी परीक्षा का सबसे रोमांचक पल अब मेरे सामने था। लोंडी सर ने मेरे सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। अगर मैं इस टेस्ट में पास हो गया तो मुझे शाही जादूगर से सीखने का मौका मिलेगा। उन्होंने मिकोतो नाम के एक छात्र को बुलाया और उससे पानी की जादुई गेंद यानी ओरी बनाने को कहा। फिर उन्होंने मुझसे वो बात कही जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, कुनो, क्या तुम इस जादू को अपनी शक्ति से चुरा सकते हो? जादू को जादू से चुराना। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। जेनिया टीचर ने मुझे सिखाया था कि ओरी का इस्तेमाल पानी पैदा करने और उसे नियंत्रित करने के लिए होता है, लेकिन किसी दूसरे जादूगर द्वारा बनाए गए पानी पर कब्जा करना है तो बिल्कुल अलग ही लेवल की बात थी। मिकोतो ने पानी की गेंद बनाई और मैंने अपनी पूरी जादुई शक्ति उस पर केंद्रित
शांत कर दी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि किसी और के बनाए जादू को काबू करना मेरे लिए बिल्कुल नया था। जैसे ही मैंने कोशिश की, मुझे एहसास हुआ कि इन शाही जादूगरों की सोच कितनी गहरी है। जो बात मुझे और जीनिया टीचर को कभी नहीं सूझी, उसे लोंडी सर ने कितनी आसानी से मेरे सामने रख दिया। और फिर चमत्कार हुआ। मैंने उस पानी की गेंद को अपनी जादुई लहरों से खींच लिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। वहाँ मौजूद सभी जादूगर सन्न रह गए। लोंडी सर की आंखों में चमक थी। उन्हें यकीन हो गया था कि मैं कोई मामूली बच्चा नहीं हूँ। एक जादूगर तो इतना प्रभावित हुआ कि उसने लोंडी सर से मुझे मान लिया ताकि वो मुझे सिखा सके। वहाँ मजाकिया बहस छिड़ गई कि किसे मुझे सिखाने का हक है। कोई चिल्ला रहा था कि इसे हाल ही में इसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है तो ये खुद का ख्याल नहीं रख सकता, मेरा क्या रखेगा। मैं बस चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मेरी काबिलियत ने अपना रंग दिखा दिया था। लोंडी सर ने जब देखा कि टावर के सारे जादूगर मुझे अपने पास रखना चाहते हैं तो वो मुस्कुरा दिए। मैंने धीरे से पूछा, सर क्या मैं टेस्ट में पास हो गया? पर उन्हें अभी और भी मजा चाहिए था। उन्होंने कहा कि वो खुद मेरे जादू का एहसास करना चाहते हैं। मैंने उन्हें अपनी जादुई लहरों को महसूस करने दिया और उनकी खुशी देखने लायक थी। ये देखकर बाकी जादूगर तो जल भुन गए। कोई उन्हें स्वार्थी कह रहा था तो कोई मजाक में उन्हें बूढ़ा बोलकर मुझे अपने पास बुला रहा था। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था कि इतने बड़े बड़े जादूगर एक बच्चे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तभी लोंडी सर ने मुझसे एक ऐसी जादुई गेंद के बारे में पूछा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने उन्हें अपने सुपर इलास्टिक वाटर स्फीयर के बारे में बताया। ये पानी की एक ऐसी गेंद थी जिसे मैंने एक बहुत ही लचीली और मजबूत झिल्ली में कैद किया था। मैंने समझाया कि अगर इसे बड़ा बनाया जाए तो ये दुनिया का सबसे कोमल बिस्तर बन सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई ऊंचाई से गिरे तो ये गेंद उस झटके को पूरी तरह सोख लेगी। लोंडी सर तो मेरी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों में चमक आ गई। मैंने उन्हें और हैरान करते हुए कहा कि अगर मैं इसकी उछाल बढ़ा दूं तो हम सीधे महल की दूसरी मंजिल तक छलांग लगा सकते हैं। लोंडी सर को मुझ में इतना रस आने लगा था कि उन्होंने कहा, कुनो, अगर मैंने तुम्हें और आजमाया तो शायद मैं तुम्हें आज घर ही नहीं जाने दूंगा। उनका मन कर रहा था कि मुझे हमेशा के लिए यहीं रोक ले। पर भाई, मुझे तो अपनी मंगेतर मिलिका के साथ डिनर पर जाना था। मैंने बड़े अदब से उनसे माफी मांगी और कहा कि मैं अपनी डेट मिस नहीं कर सकता। लोंडी सर थोड़े निराश जरूर हुए पर मेरी काबिलियत ने अपना काम कर दिया था। टावर के सारे जादूगर मुझे अपने पास रखना चाहते थे लेकिन लोंडी सर की नजरें कुछ और ही तलाश रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, कुनो, क्या तुम बिल्ली के अलावा इंसान भी बना सकते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सर, क्यों नहीं। मैंने फौरन अपनी शक्ति ओरी का इस्तेमाल किया और पानी से एक चलता फिरता पुतला तैयार कर दिया। हालांकि उसकी चाल अभी थोड़ी अजीब थी पर लोंडी सर समझ गए कि मेरे इस जादू की कोई सीमा नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि अगर मैं चाहूँ तो इस पानी के पुतले से वो सब करवा सकता हूँ जो एक असली इंसान के बस की बात नहीं। मैंने एक बार प्रयोग के तौर पर किसी को हवा में उड़ाने की कोशिश की थी। जो एहसास तो बहुत अच्छा नहीं था पर देखने वालों के होश उड़ गए थे। ये सुनकर टावर की लेडी जादूगर और लोंडी सर की आंखें फटी की फटी रह गई। वो सब मेरा ये उड़ने वाला जादू देखने के लिए बेताब हो गए। वहाँ जादूगरों के बीच मजाक और खींचतान भी चल रही थी। कोई उस बेचारे जादूगर को चिढ़ा रहा था जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी तो कोई अपनी काबिलियत के कसीदे पढ़ रहा था। लेकिन लोंडी सर ने माहौल को शांत किया। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, कुनो, तुम्हारी जादुई शिक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। अगली बार हम दोपहर के खाने पर बैठेंगे और जादू की इन गहराइयों पर खुलकर चर्चा करेंगे। मुझे थोड़ा डर था कि कहीं मैं महल की गुटबाजी या किसी खास गुट में न फंस जाऊं, पर उन्होंने साफ कर दिया कि एक रॉयल मैजिशियन के लिए ताकत और रुतबा कोई मायने नहीं रखते। मैं अब एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा था जहां सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का राज था। लोंडी सर ने जब मेरा लक्ष्य सुना कि मैं जादू से अपनी आंखें बनाना चाहता हूं तो वो सच में प्रभावित हुए। उन्हें मेरा ये नजरिया बहुत ही अनोखा लगा। लेकिन तभी पिताजी की एंट्री हुई। आज उन्होंने 2 बार मेरे बारे में ऐसी बातें सुनी थी जो उन्हें पसंद नहीं आई थी और उनका चेहरा देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि अब डांट पड़ने वाली है। उन्होंने मुझे जादुई शक्ति के बारे में एक ऐसी बात सिखाई जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कहा कि जादू सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल करने वाले की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। किसी के कहने पर किसी को चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना कभी सही नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता हूं तो उसके हर अच्छे और बुरे अंजाम का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूंगा। उनकी बातों की गंभीरता ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं टावर के उन महान जादूगरों के बीच और उनकी बातों में इतना खो गया था कि मुझे समय का एहसास ही नहीं रहा। सब मुझे इतना पसंद करने लगे थे कि मैं वहीं रुक गया। तभी अचानक मुझे याद दिलाया गया कि मुझे मिलिका को लेने जाना था। डिनर का समय हो चुका था और बाहर अंधेरा छाने लगा था। मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मैं यहाँ पसीने से लथपथ था, सांस फूल रही थी और उधर एक राजकुमारी मेरा इंतजार कर रही थी। ऐसी हालत में मिलिका के सामने जाना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था। मुझे बिना वक्त गंवाए वहाँ पहुँचना था। देर हो रही थी और मेरी हालत खराब थी। पसीने से तरबतर और हाफते हुए राजकुमारी के सामने जाना किसी जेंटलमैन को शोभा नहीं देता। तभी राजकुमारी रेशिया ने एक तरकीब सोची। उन्होंने बताया कि उनके पास हवा का
जादुई निशान है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर वो अपनी हवा की शक्ति से मेरी पानी की गेंद को धक्का दे तो हम उड़कर पलक झपकते ही मिलिका के पास पहुंच सकते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा हिचकिचाया। मेरा मानना है कि अकेले में किसी लड़की के साथ हवा में उड़ना या तैरना सही नहीं है और मैंने तय किया था कि मेरा पहला जादुई सफर मेरी मंगेतर मिलिका के साथ ही होगा। मैंने रेशिया जी को ये भी कहा कि लोग हमारे बारे में गलत बातें सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने हंसते हुए सारी बातें टाल दी। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका कोई मंगेतर नहीं है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है। मजबूरन मुझे उनके साथ उस पानी की गेंद पर बैठना पड़ा। रेशिया ने अपनी हवा की शक्ति का ऐसा झोंका मारा कि हम सीधे आसमान में उड़ने लगे। रफ्तार इतनी तेज थी कि मेरे होश उड़ गए। हम सही समय पर पहुंच तो गए, लेकिन लैंडिंग थोड़ी जबरदस्त रही। मेरी गाइड टीचर तो गुस्से से लाल पीली हो गई। आज के दिन में ये तीसरी बार था जब मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। मैंने माफी तो मान ली, पर मुझे खुशी थी कि मैं वक्त पर पहुंच गया। उधर मिलिका इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मैं कितनी बड़ी आफत मोल लेकर आया हूँ। वो तो बस ये सोचने में मगन थी कि मुझे कौन सा रंग पसंद आएगा। उन्हें क्या पता कि उनके इस मंगेतर ने पूरे महल को अपने जादू के पीछे लगा रखा है। राजकुमारी मिलिका पहली बार डेट पर जाने को लेकर बहुत ज्यादा बेचैन थी। वो कमरे में यहाँ वहाँ टहल रही थी और खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरे पहुंचने की खबर आई। मैंने जब कमरे में कदम रखा तो माहौल एकदम जादुई था। मैंने उनसे कहा कि आज की रात चांद बहुत खूबसूरत है। अब सच तो ये है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मैं दिल से चाहता था कि ये बात सच हो, क्योंकि ये हमारे पहले डिनर की रात थी। पिछली बार उन्होंने मेरा ख्याल रखा था, लेकिन आज मैंने तय किया था कि एक जेंटलमैन की तरह मैं उन्हें एस्कॉर्ट करूंगा। मैंने उनके नीले रंग के लिबास और उनकी आंखों की गहराई की तारीफ की। मेरी इन बातों और जेंटलमैन वाली हरकतों को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने राजकुमारी का दिल कैसे जीत लिया। डिनर शुरू हुआ और हमने खूब बातें की। मैंने उन्हें बताया कि आज मेरा दिन ब्लैक टावर में कैसा बीता। वहां मेरी मुलाकात राजकुमारी रेशिया और कई बड़े जादूगरों से हुई जो वाकई काबिल थे। मैंने उन्हें खास तौर पर ब्लू चीज ओवरसियर की जादुई ताकत के बारे में बताया। उनकी जादुई ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि मैंने उसकी तुलना किसी देवी से कर दी। बातों बातों में मैंने मिलिका को ये खुशखबरी भी दी कि मैंने अपना जादुई टेस्ट पास कर लिया है। हालांकि मुझे अभी तक ये पक्का पता नहीं चला था कि मेरे मैजिक टीचर बनने के मामले में आगे क्या फैसला लिया गया है। मैंने मिलिका से कहा कि उनकी खूबसूरती किसी नुकीले कांटे की तरह है जो हर बात को एकदम सलीके से पेश करती है। सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे, पर मेरे लिए उनकी बातें सुनहरे गेहूं के खेतों में चमकने वाली उस रोशनी जैसी थी जो किसी का भी मन मोह ले। डिनर के दौरान मैंने जब मांस का स्वाद चखा तो वो इतना ताजा और साफ था कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया, ये मीट वाकई बहुत पाक है। मेरी इन अजीबोगरीब बातों पर मिलिका को हंसते और खुश होते देख वहां मौजूद लोग भी हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि मैं थोड़ा सनकी लड़का हूं, पर मिलिका के चेहरे की चमक बता रही थी कि उन्हें मेरी बातें पसंद आ रही हैं। मैंने मिलिका का हाथ थामकर बड़े यकीन के साथ कहा कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम हर दिन इसी तरह साथ में बिताएंगे। उनके साथ उस सुनहरे भविष्य के सपने देखना मुझे एक अलग ही सुकून दे रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने उनका दिल पूरी तरह जीत लिया है और अब हम एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। लेकिन महल से लौटने के बाद मेरा सारा ध्यान अपनी जादुई दुनिया पर चला गया। मैं पागलों की तरह अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स लिखने में जुट गया। मैं चाहता था कि जो कुछ मैंने नया सीखा है उसे भूलने से पहले ही कागज पर उतार लूं। तभी मेरी पर्सनल मेड एको कमरे में आ धमकी। वो जरा भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने साफ कह दिया कि महल से आने के बाद से मैं बस कमरे में ही बंद हूँ। उसने मुझे जबरदस्ती पकड़कर बाहर धूप में निकाल दिया। उसका कहना था कि सूरज की रोशनी लेना हम बच्चों का सबसे जरूरी काम है, क्योंकि इसी से शरीर का विकास होता है। अब मुझे इस बात की फिक्र होने लगी कि क्या वाकई लड़कियों को लंबे लड़के ही पसंद आते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी बड़ा होना ही पड़ेगा। एको ने मुस्कुराते हुए मुझे दिलासा दिया कि मैं कद में छोटा हूँ या बड़ा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे पसंद करती है। मैंने भी उससे शुक्रिया कहा, लेकिन मजाक में ये भी कह दिया कि इससे ज्यादा तारीफ मैं नहीं कर सकता, वरना मिलिका के साथ नाइंसाफी होगी। मेरी ये बातें सुनकर वो मुझे औरतों का दिल जीतने वाला बुलाने लगी। खैर, मजाक को किनारे रखकर मैंने उससे पूछा कि क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है। असल में मैं अपने नए जादुई गुरु के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें इतनी देर क्यों हो रही है। महल में मेरी मुलाकात ज्योन से हुई। वो महाशय अपनी गहरी नींद में डूबे हुए थे और जब मैंने उन्हें जगाया तो वो मुझ पर बुरी तरह भड़क गए। उनका कहना था कि मैंने उनकी कीमती नींद खराब कर दी है। सच कहूँ तो मेरा यहाँ आने का जरा भी मन नहीं था, पर क्या करता। मुझे ऊपर से बुलावा आया था कि मेरे टीचर का फैसला हो चुका है। तभी उस बड़े नाम का खुलासा हुआ, ज्योन ली फिनरोल। ये नाम सुनते ही इको के तो
होश ही उड़ गए। उसने बताया कि मेरी माँ और भाई भी इस जादूगर की बातें कर रहे थे। वो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इको ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी कोई औरत नहीं है जो जियोन ली को न जानती हो। वो तो इतनी उत्साहित हो गई कि इस नए मास्टर के सामने जाने के लिए नई मेड यूनिफॉर्म की बात करने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्या वो मेरे अलावा किसी और को अपनी ये खूबसूरती दिखाना चाहती है। ये सोचकर ही मेरा दिमाग घूमने लगा था कि आखिर ये जियोन ली चीज क्या है। इको तो जैसे पागल ही हो गई थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर उसने मुझे साफ मना कर दिया। वो अपने हाथ चमकाने, बाल संवारने और खुद को फिट करने में इतनी मगन थी कि उसके पास मेरे लिए एक पल भी नहीं था। वो बस इस तैयारी में थी कि जब नए मास्टर जियोन ली आए तो वो उनके सामने एकदम परफेक्ट दिखे। मुझे थोड़ा बुरा तो लगा पर उसकी दीवानगी देखकर मैं चुप ही रहा। तभी मुझे राजकुमारी रेशिया की आवाज सुनाई दी। वो मिलिका से कह रही थी कि शाही जादूगरों का महल से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए शाही परिवार के सीधे आदेश की जरूरत पड़ती है। उन्होंने मेरी सुरक्षा का बहाना बनाकर मुझे बाहर ले जाने का रास्ता तो निकाल लिया था पर वो अंदर ही अंदर इस बात से चिड़ी हुई थी कि जियोन ली को मेरा टीचर क्यों चुना गया। उनका बस चलता तो वो खुद मुझे जादू सिखाना चाहती थी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि मिलिका की बड़ी बहनें एवरिल और लिड्रिया वहां आ पहुंची। वो मिलिका को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उन्होंने बड़ी चालाकी से मिलिका के मंगेतर यानी मेरी तारीफ तो की पर साथ ही मिलिका को ताना भी मार दिया। उन्होंने उस बात का मजाक उड़ाया जब मिलिका को गार्ड टीचर से 3 बार डांट खानी पड़ी थी। मिलिका बेचारी परेशान थी पर रेशिया ने उन्हें वहां से जाने को कह दिया। फिर मेरी नजर मिलिका पर पड़ी। सच कहूं तो मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि जब वो अचानक मेरे सामने आती हैं तो उनकी खूबसूरती और चमक को देखकर मैं इतना नर्वस हो जाता हूँ कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। मेरी हालत वैसी ही हो जाती है जैसे किसी शिकारी सांप के सामने एक बेबस मेंढक की। मिलिका की उस मासूमियत ने एक बार फिर मेरा दिल जीत लिया था। मैं अंधा हूँ इसलिए मुझे किसी का घूरना या आंखें दिखाना समझ नहीं आता पर मैं महसूस सब कर सकता हूँ। मैंने मिलिका की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उनकी खुशबू बहुत कमाल की है। मुझे लगा उन्होंने कोई नया और कीमती परफ्यूम लगाया है पर उन्होंने बताया कि ये तो बस उनके साबुन की महक है। उनकी ये सादगी और फूलों जैसी खुशबू मुझे कितना मदहोश कर रही थी कि मैंने खुद को एक फूल पर मंडराने वाली तितली कह दिया। हम इस मासूम पल को जी ही रहे थे कि तभी मुझे एक अजीब सी जादुई ऊर्जा महसूस हुई। ये जादुई ताकत इतनी गहरी और गाढ़ी थी कि मुझे इसमें एक तरह का चिपचिपापन महसूस हुआ, बिल्कुल शहद की तरह। ये उस ब्लू चीज वाली जादुई ताकत से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा ताकतवर थी। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि सामने खड़ा शख्स कोई मामूली जादूगर नहीं है। इसकी जादुई समझ उन सभी शाही जादूगरों से कहीं आगे थी जिनसे मैं अब तक मिला था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि यही वो इंसान है जिसे मुझे अपना गुरु बनाना है। मैंने बड़े उत्साह के साथ अपना परिचय दिया और उनसे पूछ लिया, नमस्ते, मैं कुनो ग्रियोन हूँ। क्या मैं आपको हनी टीचर कहकर बुला सकता हूँ? मेरा इतना कहना था कि वो बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने डांटते हुए कहा कि फालतू की बातें बंद करो और उन्हें जियोनली सामा कहकर बुलाया जाए। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उनके बोलने का तरीका काफी रूखा और कड़वा था। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं और न ही उन्होंने अभी तक मुझे अपना चेला बनाने का फैसला किया है। वो तो बस शाही रसूख और सामाजिक दबाव की वजह से यहाँ खींचे चले आए थे। मुझे समझ आ गया कि इस हनी टीचर का दिल जीतना मेरे लिए आसान नहीं होने वाला। जियोनली सामा ने कड़े शब्दों में बताया कि उन्हें यहाँ उस ब्लू चीज वाले बूढ़े रोंडीमोन ने भेजा है क्योंकि उन्हें लगा कि यहाँ कोई दिलचस्प बच्चा है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ब्लू चीज सामा मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तभी वहाँ डारियो संजे नाम के एक शूरवीर आए जो तीसरी नाइट ऑर्डर से थे। वो मास्टर और राजकुमारी मिलिका की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। सच तो ये है कि हम पहले भी मिल चुके थे। वही सांप और मेंढक वाला मामला हमारे बीच 3 बार हो चुका था। डारियो को भी लगा कि मैं बड़ा अजीब बच्चा हूँ। मैंने मास्टर से पूछ ही लिया कि क्या वो वही मशहूर खूबसूरत जादूगर हैं जिसकी सब बातें करते हैं। अब मैं अंधा हूँ तो मुझे उनके लुक्स या स्टाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता पर लोग तो यही कह रहे थे। मास्टर को शक होने लगा कि शायद मैं उनकी फिरकी ले रहा हूँ या उनका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है पर उन्हें मैं फिर भी थोड़ा टेढ़ा लगा। मैंने राजकुमारी मिलिका का शुक्रिया अदा किया कि वो मेरे लिए इतने काबिल उस्ताद को ढूंढ कर लाएं। मैंने बड़े प्यार से उन्हें मेरी प्यारी राजकुमारी कहा जिससे वो भी खुश हो गई। हमारे बीच इस मीठे रोमांस को देखकर मास्टर का पारा चढ़ गया। उन्होंने झिड़कते हुए कहा कि ये आशिकी बंद करो और अब काम की बात यानी जादू पर आते हैं। शुक्र है आखिर वो जादू की दुनिया के राज खोलने के लिए तैयार हो गए थे। मास्टर का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो मुझे बच्चा समझकर मेरा मजाक उड़ाने वाले हैं। दारियो ने भी दबी आवाज में इशारा कर दिया कि मेरा नया मालिक काफी टेढ़ा इंसान है। उन्होंने सीधे काम की बात शुरू की और मुझसे लेयरिंग यानी परतों के बारे में पूछा। जादू में ये एक ऐसी तकनीक है जहाँ हम जादुई घेरों को टुकड़ों में बांटकर उन्हें फिर से जोड़ते हैं। उन्होंने बड़ी अकड़ के साथ मुझसे पूछा, हाँ भाई, कितनी परतें बना लेते हो? मैंने बड़ी विनम्रता से बताया कि मैं 31 परतें आराम से बना लेता हूँ और 32 की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि
हालांकि उसमें कभी कभी फेल हो जाता हूँ। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हुआ और वो बोल पड़े, कमाल है या। पर फौरन अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने डींग मारी कि वो तो 50 परतें बना लेते हैं। अब हैरान होने की बारी मेरी थी। 50 परतें, ये तो नामुमकिन जैसा था। पर मास्टर भी कम हैरान नहीं थे। उन्होंने मुझसे ही सवाल दाग दिया कि मैंने 20 परतों की उस जादुई दीवार को आखिर पार कैसे किया। मैंने उन्हें राज की बात बताई कि मैंने जादुई चिन्हों को एक दूसरे के ऊपर सजाया और कुछ छोटे मोटे जुगाड़ लगाए। वैसे जुगाड़ सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मैं इसे अपना खास अरेंजमेंट कहता हूँ। दूसरी तरफ राजकुमारी रेशिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो इस बात से जल रही थी कि जियोनली को मेरे जैसा होनहार चेला मिल गया। रेशिया का कहना था कि जियोनली तो पहले मेरा नाम सुनकर मुंह बना रहे थे और अब उन्हें मुझ जैसा हीरा मिल गया है जो मुश्किल से मुश्किल जादू को भी चुटकियों में कर देता है। मास्टर भले ही ऊपर से दिखा रहे थे कि वो यहाँ मजबूरी में आए हैं, पर उन्हें भी समझ आ गया था कि मैं कोई मामूली बच्चा नहीं हूँ। मास्टर रेशिया की बातों को अब गंभीरता से ले रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि मैं कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक असली हीरा हूँ। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपना 50 परतों वाला जादुई तरीका मुझे तभी सिखाएंगे जब मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूंगा। उन्होंने शर्त रखी कि मुझे उनकी खुशामद करनी होगी और बड़े अदब से उनसे भीख मांगनी होगी। मैंने भी बिना देर किए उनकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। मैंने कहा, हैंडसम मास्टर, आप कितने महान और दयालु हैं। मैं तो आपका वो उदास चेहरा भी देखना चाहता हूँ जिसकी सब बातें करते हैं। दारियों को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी जल्दी उनकी चापलूसी पर उतर आया हूँ, पर सच तो ये है कि जादू सीखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मास्टर थोड़े चिढ़े जरूर, पर उन्होंने मुझे एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने अपना अर्थ 3 स्टार जादुई चिन्ह दिखाया और एक मजबूत दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम वाकई काबिल हो तो इस दीवार को अपने जादू से तोड़कर दिखाओ। अगर नहीं कर पाए तो समझो आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही उन्होंने मेरे मशहूर वाटर बेड को आजमाने की भी इच्छा जताई। जैसे ही वो उस पानी के बुलबुले पर लेटे, उनके होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पानी इतना मुलायम और आरामदायक हो सकता है। उन्हें लगा जैसे वो हजारों चिड़ियों के कोमल पंखों के ढेर पर लेटे हों। मेरी पहली कलाकारी ने तो मास्टर को हिलाकर रख दिया था, पर अब असली परीक्षा उस दीवार को तोड़ने की थी। मास्टर उस वाटर बेड पर ऐसे मजे ले रहे थे जैसे किसी मखमली गद्दे पर लेटे हों। उन्हें समझ आ गया था कि ये सिर्फ पानी का बुलबुला नहीं है, बल्कि इसमें एक खास गर्माहट, सुकून देने वाली खुशबू और रेशम जैसा एहसास है। उन्हें मेरी जादुई ऊर्जा यानी माना की गहराई देखकर तगड़ा झटका लगा। उन्हें समझ आ गया कि ये जादू जितना दिखने में सीधा है, अंदर से उतना ही पेचीदा। जादू का असली खेल उन जादुई घेरों को समझने में है। एक जादूगर इन घेरों को जितना ज्यादा टुकड़ों में बांटकर फिर से जोड़ता है, उसका जादू उतना ही ताकतवर और अनोखा होता जाता है। मास्टर ये देखकर दंग रह गए कि मेरा ये वाटर बेड 40 से भी ज्यादा जादुई परतों का मेल था। वो खुद हैरान थे कि आखिर मैंने इतनी कम उम्र में ये महारत कैसे हासिल कर ली। जब मास्टर घोड़े बेचकर सो रहे थे, मेलिका थोड़ी परेशान लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद मैं उस मजबूत दीवार को तोड़ने की चुनौती से घबरा गया हूँ। मैंने उन्हें बातों में उलझाया और बड़े भरोसे के साथ कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है। जैसे ही मास्टर की नींद खुलेगी, मैं ये दीवार चुटकियों में गिरा दूंगा। लगभग 1 घंटे की गहरी नींद के बाद मास्टर जागे। मुझे बड़े आराम से बैठा देख उन्होंने चुटकी ली। क्या हुआ बच्चे, हार मान ली क्या? बहुत फुर्सत में लग रहे हो। मैंने बस मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, मास्टर क्या अब मैं इस दीवार को तोड़ दूं? उन्हें लगा मैं बस हवा में बातें कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने भी कह दिया, हाँ हाँ, दम है तो आजमा ले अपना जोर। मैंने उस दीवार को गिराने के लिए कोई बड़ी ताकत नहीं लगाई, बल्कि अपना दिमाग चलाया। मुझे पता था कि अगर मिट्टी की दीवार में उसकी क्षमता से ज्यादा पानी भर दिया जाए तो वो अंदर से एकदम खोखली और कमजोर हो जाती है। मुझे इसकी बनावट से ही अंदाजा लग गया था कि ये उस सख्त रोटी जैसी है जिसे तोड़ना मुश्किल है पर भिगोना आसान। मास्टर मेरी इस चाल को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने के बजाय ये धुलाई वाला जादू क्यों इस्तेमाल किया। मैंने बस मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ये तरीका ज्यादा आसान लगा। किसी चीज को जोर लगाकर तोड़ने के बजाय उसे गंदगी की तरह साफ कर देना ही बेहतर है। मास्टर मेरी बात से सहमत थे। उन्होंने माना कि एक काबिल जादूगर वही है जो हालात को पहचान कर सही जादू का चुनाव करे। मैंने फौरन मौका देखते ही पूछा, तो मास्टर क्या अब मैं आपका चिल्ला बन गया? उन्होंने अपनी पुरानी अकड़ दिखाते हुए कहा, बेटा आज से तुम जियोनली फिनरोल के शिष्य हो। खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा समझो, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी जादुई दुनिया का रास्ता दिखाऊंगा। वाकई मुझे भी लगा कि मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। एक तरफ मुझे मेरा उस्ताद मिल गया था और दूसरी तरफ मेरी प्यारी मेलिका मेरे साथ थी। लेकिन मास्टर ने फौरन मेरा ये खुशनुमा सपना तोड़ दिया। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी दे दी कि अब से उनकी प्राथमिकता उनकी मंगेतर नहीं बल्कि उनका काम और उनके गुरु होने चाहिए। उनके पास सिखाने के लिए इतना कुछ था और हजारों जादुई प्रयोग करने बाकी थे कि मेरे पास सांस
सांस लेने तक की फुर्सत नहीं रहने वाली थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरी बेचारी मलिका का क्या होगा। उस्ताद तो अपनी ही धुन में थे। वो बड़े गर्व से डींगे मारने लगे कि मैं उनका चेला हूँ तो अब बहुत तेजी से तरक्की करूंगा और मेरा नाम हर तरफ गूंजेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आगे चलकर लड़कियों की भीड़ मेरे पीछे पागल हो जाएगी। और वो मलिका की तरफ इशारा करके पूछने लगे कि क्या उन्हें मेरा मतलब समझ आ रहा है। मलिका चुपचाप ये सब सुन रही थी और मैं महसूस कर सकता था कि उनकी घबराहट बढ़ रही है। उन्हें लगने लगा कि मैं तो एक महान जादूगर बनने की राह पर निकल चुका हूँ, लेकिन वो अभी भी राज परिवार की एक मामूली राजकुमारी ही हैं। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं हमारी काबिलियत का ये फैसला हमारे रिश्ते को ही खत्म न कर दे। मुझसे ये देखा नहीं गया। मैंने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, उस्ताद मेरी राजकुमारी को इस तरह परेशान करना बंद कीजिए। उस्ताद अपनी सफाई देने लगे कि वो तो बस हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पर मुझे सब समझ आ रहा था। मैंने उन्हें सीधे सीधे कह दिया कि आप उन लोगों में से हैं जो जिस लड़की को पसंद करते हैं उसी के साथ चिढ़ाने वाली हरकतें करते हैं, और फिर जब कोई और उसे ले जाता है तब आपको अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने उन्हें साफ बोल दिया कि आप प्यार के मामले में थोड़े अनाड़ी और टेढ़े किस्म के इंसान हैं। मेरी ये बात सुनकर उस्ताद का पारा चढ़ गया, पर सच तो कड़वा ही होता है। खैर, मजाक अपनी जगह था, पर अब काम शुरू होने वाला था। उस्ताद ने चेतावनी दी कि अब वो मुझ पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे और मेरी ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। मैंने भी जोश के साथ जवाब दिया कि मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। आखिर दुनिया के सबसे बेहतरीन जादूगर का चेला जो बना था, अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं था। उस्ताद के साथ मेरी इस जादुई सफर की शुरुआत बड़ी धमाकेदार होने वाली थी। मैंने उस्ताद से साफ कह दिया था कि अगर उन्होंने मुझे सिखाने में जरा भी ढिलाई बरती तो मैं रोने लगूंगा। मुझे लगा था कि हम सॉलिड मैजिक सर्किल्स या किसी खतरनाक जादुई तकनीक से शुरुआत करेंगे, लेकिन उस्ताद के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने मेरे सामने कागजों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया और बोले, बेटा मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मेरे इन बिखरे हुए नोट्स को साफ साफ लिख सके। तो चलो काम पर लग जाओ। इतना सारा काम देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने मजाक में उनसे पूछा कि क्या वो अब मुझसे प्यार नहीं करते। उन्होंने भी कड़वा जवाब दिया कि उन्होंने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। खैर, ये सारे नोट्स देश के बड़े राज थे, इसलिए उस्ताद ने मलिका और बाकी सबको कमरे से बाहर जाने को कह दिया। मलिका बेचारी मेरा हौसला बढ़ाकर बाहर चली गई। बाहर जाते ही मलिका के मन में एक नई आग जल उठी। उन्हें लगा कि वो अब भी बहुत पीछे हैं और उन्हें खुद को मेरे काबिल बनाना होगा। उन्होंने चुपके से एक शूरवीर से गुजारिश की कि वो उन्हें ट्रेनिंग दे, पर उन्होंने ये बात मुझसे छिपाकर रखने को कही। वो एक सही राजकुमारी बनना चाहती थी। इधर कमरे में मेरी हालत खस्ता थी। घंटों मेहनत के बाद मैंने उस्ताद को बताया कि आधा काम हो गया है। उन्होंने मुझे सुस्त कह दिया। मेरी आंखों में तो थकान भरी थी, पर उस्ताद का चेहरा अभी भी गुलाब की तरह चमक रहा था। मैंने चिढ़कर उनसे कहा कि आपकी ये गंदी लिखावट पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग घूम गया है और ऊपर से आपकी ये चमकती हुई स्किन देखकर मुझे और भी ज्यादा जलन हो रही है। मैंने उस्ताद से मजाक में कह दिया कि उनकी ये लिखावट किसी दलदल से बाहर रेंगते हुए केचुओं जैसी लग रही है। वो चिढ़ गए और बोले कि मेरी अक्ल की तुलना ऐसी बेकार चीजों से मत करो। मैंने जब अपनी इस हाड़तोड़ मेहनत के बदले थोड़े पैसों की मांग की तो उन्होंने मुझे लालची कह दिया। उनका कहना था कि ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। उस्ताद ने मुझे एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि जानकारी और ज्ञान में बहुत फर्क होता है। जो तुम बस पढ़ते हो वो सिर्फ जानकारी है, लेकिन जब तुम खुद अपना दिमाग लगाकर उसे डिकोड करते हो और अपने हाथों से लिखते हो तो वो ज्ञान बन जाता है, जिसे तुम्हारा शरीर और दिमाग कभी नहीं भूलता। और यही ज्ञान असली ताकत है। उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी कि अगली मुलाकात तक ये सारा काम एकदम परफेक्ट तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। मैंने उन कागजों में कुछ जादुई नक्शे देखे थे, तो मैंने पूछा कि क्या ये कोई जादुई मंत्र हैं। उस्ताद बोले कि इन्हें कागज पर समझाने से अच्छा है कि तुम खुद इन्हें अपनी आंखों से देख लो। उन्होंने मुझे अगली बार अपनी जादुई मीनार में आने का न्योता दिया। मैं तो बस इस बात से खुश था कि उस्ताद के आने के बहाने मुझे मेरी राजकुमारी मलिका से मिलने के और भी मौके मिलेंगे। उस्ताद मेरी चालाकी समझ गए और उन्होंने मुझे डांटा कि अपने मकसद और जादू के तरीकों को आपस में मत मिलाओ। अब मैं 10 साल का हो गया हूँ और मेरी लंबाई भी थोड़ी बढ़ गई है। उस्ताद ने महसूस किया कि मेरी जादुई ताकत भी पहले से काफी मजबूत हो गई है। वो तो जोश में आकर मुझसे मुकाबला करने की बात करने लगे, लेकिन तभी मलिका बीच में आ गई। उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने उनके साथ उड़ने वाले जादू का प्रयोग करने का वादा किया है, इसलिए मैं किसी और के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। उस्ताद का मूड आज थोड़ा उखड़ा हुआ था। उन्होंने साफ कह दिया कि बाकी सब बीच में ना आए, क्योंकि वो यहाँ अपने काम से आए हैं। रेशिया और बाकी लोग चिढ़ रहे थे कि उस्ताद मुझे अकेले में ले जा रहे हैं, पर उस्ताद को किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे जादुई औजारों यानी मैजिक टूल्स के बारे में समझाना शुरू किया। ये वो चीजें होती हैं जो एक जादूगर की जादुई शक्ति यानी माना से चलती हैं। जैसे कोई जादुई
लैंप जो आग के जादू से चलता है। उस्ताद ने बताया कि जो जादूगर इन चीजों को बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उन्हें मैजिक टेक्नीशियन कहा जाता है। उस्ताद ने मुझे एक पुरानी जादुई किताब दिखाई। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने काफी तिकड़म लगाई थी और गलत तरीकों का भी सहारा लिया था क्योंकि वो इसे हर हाल में पाना चाहते थे। मुझे उनकी लाइब्रेरी और वो कमरा इतना पसंद आया कि मेरे मुंह से निकल गया, उस्ताद मेरा तो यहाँ बस जाने का मन कर रहा है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें कोई रूममेट नहीं चाहिए, पर साथ ही ये भी कह दिया कि एक दिन ये सब मेरा ही होगा। उनकी ये बात सुनकर मैंने जोश में कह दिया, उस्ताद मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जिस पर वो काम कर रहे थे। वो नक्शे और आकृतियां जो मैं कागजों पर उतार रहा था दरअसल एक जादुई मशीन का हिस्सा थे। उस्ताद एक ऐसा टूल बना रहे थे जिससे बिना किचन में जाए अपने ही कमरे में गर्मा गर्म खाना मिल सके। मैंने एक्साइटेड होकर पूछा, क्या मैं अपने कमरे में ही एप्पल पाई सेंक पाऊंगा? उस्ताद ने हाँ तो कहा, पर अपनी एक मुश्किल भी बताई। उनका मिट्टी का जादू मजबूत ढांचा बनाने के लिए तो बढ़िया था, पर बारीक और नरम पुर्जे बनाने में वो नाकाम हो रहे थे। मैंने तुरंत आइडिया दिया कि क्या मैं अपने पानी के जादू से वो नरम पुर्जे बना सकता हूँ। उस्ताद मेरी समझदारी देखकर खुश हो गए और बोले कि अब मुझे एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनके काम में हाथ बटाना होगा। मास्टर को मेरा आइडिया वाकई जबरदस्त लगा। तभी हमारी मुलाकात ब्लू चीज ओवरसियर यानी रुंडी मोन सामा से हुई। वो मेरा इंतजार ही कर रहे थे। उन्होंने वादा किया था कि हम दोपहर के खाने पर जादू की बारीकियों और उसके असली रहस्यों पर चर्चा करेंगे। हमने उन्हें अपना नया जादुई प्रोजेक्ट दिखाया। मास्टर का मिट्टी का जादू मशीन के मजबूत ढांचे के लिए एकदम सही था और मेरा पानी का जादू अंदर के बारीक पुर्जों के लिए। हमारी जादुई जुगलबंदी देखकर ओवरसियर भी दंग रह गए। ओवरसियर को मेरा बनाया हुआ वाटर बेड इतना पसंद आया कि वो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने मेरी मेहनत देखकर मजाक में मुझसे पूछा कि अगर मास्टर मुझे बहुत ज्यादा काम करा रहे हूँ तो मैं बेझिझक उन्हें बता सकता हूँ वो मेरा टीचर बदल देंगे। पर मैंने साफ कह दिया कि मास्टर थोड़े टेढ़े जरूर हैं पर वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं। मिट्टी और पानी का मेल वाकई कमाल का है और मैं इस चुनाव के लिए ओवरसियर का शुक्रगुजार हूँ। मेरी ये वफादारी देखकर मास्टर थोड़े असहज हो गए और मुझे चुप रहने को कहा। मैंने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या आपको सबके सामने अपना प्यार दिखाने में शर्म आ रही है? मास्टर तो अपनी जान बचाने की दुआ करने लगे। मैंने मिलिका के बारे में पूछा तो पता चला कि आज और नहरे चीनी अक्षर स्कूल की शुरुआत का दिन है और वो वहीं गई हुई हैं। राजकुमारी रेशिया ने बताया कि मिलिका मुझसे न मिल पाने की वजह से काफी दुखी थी। अब जब पढ़ाई का नया दौर शुरू हो गया था तो ओवरसियर ने मुझसे मेरे स्कूल के बारे में पूछा। मैंने साफ कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सीधा ग्रेजुएशन का इम्तिहान दे दूंगा। आखिर मुझे स्कूल में बैठकर वक्त बर्बाद करने से अच्छा उस्ताद के साथ नए प्रयोग करना ज्यादा दिलचस्प लग रहा था। ओवरसियर ने मुझे एक नई दुनिया के बारे में बताया। जादुई स्कूल, दुनिया भर के बेहतरीन जादूगर वहीं से पढ़कर निकलते हैं। यहाँ तक कि मेरे उस्ताद जैसे बड़े बड़े योद्धा भी उसी स्कूल के छात्र रह चुके हैं। बस एक ही पेज था कि वहाँ दाखिले के लिए उम्र कम से कम 12 साल होनी चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ 10 का था, पर दुनिया भर के जादूगरों से मिलने का ख्याल ही मेरे दिल में हलचल मचा रहा था। खैर, उस्ताद और मैंने मिलकर अपना वो जादुई चूल्हा तैयार कर लिया। जब उससे गर्मागर्म ताज़ा खाना बनकर निकला तो मजा ही आ गया। हमारा ये प्रोजेक्ट इतना सुपरहिट रहा कि उस्ताद की जेब में सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। मैंने जब उनसे अपनी मेहनत का हिस्सा मांगा तो उन्होंने मुझे ये कहकर टाल दिया कि पैसे से बढ़कर मैंने जो अनुभव पाया है वही मेरी असली कमाई है। हद है यार, उस्ताद ने तो मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाकर सारा पैसा खुद दबा लिया। मेरी ये हालत देखकर इको बीच में आई। वो बड़ी मासूमियत से बोली कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा ख्याल रखेगी क्योंकि उसे मेरे हुनर पर पूरा भरोसा है। मैंने मजाक में कह दिया कि वो किसी गरीब संघर्ष करने वाले कलाकार की प्रेमिका जैसी बातें कर रही है। मैंने हंसते हुए उससे कहा, इको मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, चलो भविष्य में शादी कर लेते हैं। इको ने मेरी खिंचाई करते हुए कहा कि मैं ये सब बिल्कुल बिना किसी भावना के बोल रहा हूँ और सुनने में ये एकदम नकली लग रहा है। भले ही हम मजाक कर रहे थे, पर आंकड़ों की बात करें तो उस्ताद और मैंने अब तक 7 जादुई औजार तैयार कर लिए थे। यही नहीं, मैंने जादू पर 5 नई रिसर्च रिपोर्ट्स लिखी थी और जादुई प्रयोगों के लिए एक पूरी गाइड बुक भी बना डाली थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जादुई ताकत अब किसी तूफान की तरह बढ़ रही थी। अगला जादुई प्रोजेक्ट इंसेक्ट बॉक्स पाइपलाइन में था। उस्ताद और मैं मिलकर उस पर काम कर रहे थे, पर अचानक उस्ताद के तेवर बदल गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो इसे अकेले ही पूरा करेंगे। मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने मजाक में कहा भी कि ये कीड़े पकड़ने वाला डब्बा तो हमारा साझा प्रोजेक्ट था, पर उस्ताद का दिमाग कहीं और था। उन्होंने अचानक याद दिलाया कि अगली बसंत में मैं पूरे 12 साल का होने वाला हूँ। उनका सीधा हुक्म था कि मुझे अब जादुई स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना। आखिर जब मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन गुरु हैं, तो मुझे किसी स्कूल की क्या जरूरत। मैंने जिद पकड़ ली कि मैं यही रहकर उनकी सेवा करूंगा और जादू सीखूंगा। उस्ताद ने ठंडे दिमाग से समझाया कि मेरा सारा पुराना काम अब पूरा हो चुका है। मैंने घबराकर पूछा कि क्या वो अब मुझे खुद से दूर कर रहे हैं। उस्ताद ने कड़वा सच मेरे सामने रख दिया। वो मिट्टी के जादूगर
जादूगर हैं और मैं पानी का। वो मुझे पानी के जादू की वो ऊंचाइयां नहीं सिखा सकते थे जिसकी मुझे तलाश थी। उन्होंने मुझे लालच दिया कि उस जादुई स्कूल में शायद दुनिया के सबसे बड़े पानी के जादूगर मिले। ये दुनिया हमारी रियासत से कहीं ज्यादा बड़ी है और वहाँ मुझे 3 सितारा या शायद 4 सितारा पानी के उस्ताद भी मिल सकते हैं। मैं अभी भी कशमकश में था, तभी मिलिका वहाँ आ पहुंची। उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ थम कर कहा कि मुझे जाना चाहिए और एक महान जादूगर बनकर लौटना चाहिए। उन्होंने वादा किया कि वो भी तब तक खुद को मेरे काबिल बनाएंगी और मेरा इंतजार करेंगी। मिलिका की इन बातों ने मेरे दिल की सारी उलझन खत्म कर दी। अब मेरा मकसद साफ था। मैंने आखिरकार मन बना लिया है, मैं जादुई स्कूल जरूर जाऊंगा। जब मैंने उस्ताद से पूछा कि वो जगह है कहाँ, तो उन्होंने बस छिड़क दिया कि चुपचाप निकल यहाँ से। कमाल है, उस्ताद भी। तैयारी के नाम पर मैं कपड़े और अपना पसंदीदा तकिया साथ ले जाने की सोच रहा था, पर उस्ताद ने मुझे मेरा असली मकसद याद दिलाया। मेरी आंखें, मैं सच में कैसे भूल गया था। पिछले 2 सालों में मैंने बिना आंखों के ही इतने जादुई कारनामे कर दिखाए थे कि मेरे मन में कहीं न कहीं ये बात बैठ गई थी कि अगर नहीं भी दिखा तो क्या हुआ, सब बढ़िया तो चल ही रहा है। उस्ताद ने मुझे जोर से डांटा और बेवकूफ कहा। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि मैं अपने जीने की सबसे बड़ी वजह को ही हल्के में ले रहा हूँ। अगर मैंने जादू के दम पर अपनी आंखों की रोशनी वापस पा ली तो ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। मेरा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। लेकिन मिलिका के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस्ताद ने उन्हें टोकते हुए कहा कि अब ये रोना धोना बंद करो, बड़ा अजीब लग रहा है। दरअसल मिलिका के मन में एक गहरा डर बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं इतना बड़ा जादूगर बन गया तो मैं उनसे बहुत दूर चला जाऊंगा। उनके मन में ये ख्याल आया कि काश मेरी आंखें कभी ठीक न हों ताकि मैं हमेशा उनके पास ही रहूं। ये सोच जरा कड़वी थी, पर उनका प्यार इतना गहरा था कि वो मुझे खोने के डर से कांप रही थी। मिलिका अपनी कश्मकश में डूबी हुई थी। उन्होंने सिसकते हुए माना कि उनके मन में बड़े स्वार्थी ख्याल आ रहे हैं। तभी दारियो सामा ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि हर इंसान के दिल में उजाला और अंधेरा दोनों होते हैं, बस हमें सही रास्ता चुनना होता है। उन्होंने मिलिका को याद दिलाया कि पिछले 2 सालों में उन्होंने सिर्फ अपनी तलवारबाजी नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को भी मजबूत किया है, इसलिए वो इस कमजोरी से पार पा लेंगी। इधर उस्ताद और दारियों के बीच बहस छिड़ गई। दारियों को लगा कि उस्ताद ने मुझे खच्चर की तरह खटाया है, पर उस्ताद ने गिनाना शुरू किया कि उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं सिखाया। 55 जादुई पर्दे, 3D जादुई घेरे, सिलेंडर, जादुई फिक्सेशन और इमेजिनरी कोड जैसी ऊंचे लेवल की तकनीकें उन्होंने मेरे दिमाग में उतार दी थी। वो बड़े गर्व से बोले कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन उस्ताद हैं। जब दारियो ने उनसे सीधे पूछा कि क्या इन सब चीजों से मेरी आंखें वाकई बन पाएंगी, तो उस्ताद ने साफ कह दिया कि उन्हें नहीं पता। जादुई आंखें बनाना इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये बिल्कुल नामुमकिन जैसा काम था, पर उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये चमत्कार कर दिखाऊंगा। आखिर मैं उनका सबसे काबिल शागिर्द जो था। मैंने अपना जादुई प्रयोग शुरू किया। मेरा मकसद था एक ऐसा पानी का लेंस बनाना जो सब कुछ देख सके। उस्ताद ने बताया था कि कीड़ों की आंखें हजारों छोटे छोटे आईनों का मेल होती हैं। मैंने वैसे ही हजारों अक्स बनाने की कोशिश की, पर मामला जम नहीं रहा था। हजारों तस्वीरें तो मेरे सामने बन रही थी, पर वो मेरे दिमाग तक कोई पैगाम नहीं पहुंचा पा रही थी। वो सिर्फ तस्वीरें थी, दृष्टि नहीं। मुझे फौरन समझ आ गया कि मैं रास्ता भटक रहा हूँ। कुछ तो बहुत बड़ी कमी थी जो मुझे देख पाने से रोक रही थी। इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ काम नहीं कर रहा था। हार मानकर मैं रात के बीचों बीच अपने भाई के पास पहुंच गया और उससे कहा कि चलो सोना चलते हैं। उसने टोका कि इतनी आधी रात को क्या पागलपन है, पर मैंने जिद पकड़ ली। हमने सोचा कि पापा को भी साथ ले लेते हैं क्योंकि उन्हें मेरा बनाया हुआ जादुई सोना बहुत पसंद है। फिर ख्याल आया कि अगर मम्मी को छोड़ दिया तो वो बुरा मान जाएंगी। आखिरकार हम सब साथ थे। सोना से निकलने के बाद जब मैंने गटागट अपना ड्रिंक पिया तो जान में जान आए। घर वालों ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अगर मेरे जैसा जीनियस अटक गया है तो मामला वाकई बड़ा होगा। मैंने उन्हें बताया कि ये मेरी जिंदगी का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है, अपनी आंखें बनाना। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि जब भी मेरा मन भारी हो मैं उनके पास आ सकता हूँ और उनकी मदद ले सकता हूँ। उनकी ये बातें सुनकर मेरा मन भर आया। मैं सोचने लगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं। मुझे जल्दी से इनका चेहरा देखना है और वही दुनिया देखनी है जो ये सब देखते हैं। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं अब तक फालतू में चीजों को पेचीदा बना रहा था। मैंने फौरन पानी का एक आईना बनाया और उस पर उस्ताद की सिखाई हुई फ्लोइंग डेजर्ट वाली जादुई कलाकारी की। इस बार मैंने कोई मुश्किल तामझाम नहीं किया, बस उस जादुई आईने को अपनी चेतना से जोड़ दिया ताकि वो जो भी देखे सीधा मेरे दिमाग को संदेश भेजे। और फिर चमत्कार हो गया। मेरी आंखों के सामने एकदम से रोशनी कौंध गई। मुझे दिखने लगा। ये होती है असली दृष्टि, ये होती है दुनिया। बिना किसी उलझन के बस सादगी से मैंने वो कर दिखाया जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया था। मैंने जादू के दम पर अपनी जादुई आंख बना ली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर अब ये सच था, मैं देख सकता था। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर मेरी आंखों में कभी रोशनी लौटी तो सबसे पहले मैं खुद को देखूंगा। सच कहूँ तो मुझे खुद से चिढ़ थी। वो लाचार बच्चा जो अकेले कुछ नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से सबको फिक्र होती थी और जो बस यहाँ वहाँ टकराकर गिरता रहता था। मुझे अपने
में उस वजूद से नफरत थी। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो ये हूँ मैं, न तो कोई रौब है और न ही चेहरे पर दाढ़ी मूंछ। खैर अभी मैं बच्चा ही तो हूँ। मैंने सोचा था कि खुद को देखकर शायद नफरत और बढ़ जाएगी या शायद मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बस मैं था। मैंने खुद से ही सवाल किया कि क्या मैं कभी खुद से प्यार कर पाऊंगा। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। मैं समझ गया कि ये इको है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेड की ये वर्दी कितनी साफ सुथरी और सलीके वाली होती है। मैंने उसे गौर से देखा और बोल पड़ा, इको तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो। मेरी आवाज सुनते ही वो सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसे देख पा रहा हूँ। जब उसे पक्का हो गया कि मेरी आंखों का जादू काम कर गया है तो वो खुशी के मारे रोने लगी। वो पागलों की तरह दौड़ पड़ी ताकि मेरे माता पिता को ये खुशखबरी दे सके। जाते थे मैंने उसे रोककर एक छोटी सी फरमाइश कर दी, सुनो क्या आज खाने में क्रैब क्रीम क्रोकेट मिल सकते हैं। उसने हंसते हुए हाँ कह दिया। तभी मेरी नजर उसके सिर पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, एको क्या तुम्हारे सिर पर सींग उगे हुए हैं? उसने बड़े मजेदार अंदाज में बताया कि जब उसे गुस्सा आता है तब सींग बाहर निकल आते हैं, पर अभी वो इतनी खुश है कि वो सींग अंदर चले गए हैं। पहली बार दुनिया को देखना बाकी कितना दिलचस्प एहसास था। शुक्र है मैंने अपने मुंह पर लगाम लगा ली, वरना मैं अभी इको से कह देता कि उसका चेहरा कितना प्यारा और उसके सींग कितने सेक्सी हैं। ये बातें अभी के लिए मेरे दिल में ही रहे तो अच्छा है, वरना मामला बिगड़ सकता था। जैसे ही हम कमरे से बाहर निकले इको ने फौरन टोका कि बाहर अभी ठंड है। मैंने बस मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने मजाक मजाक में उससे पूछा, इको क्या मेरे पीछे तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? वो बेचारी बुरी तरह डर गई। उसे लगा मैं कोई भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरा जादुई प्रयोग पूरी तरह कामयाब रहा था। अब मैं अपनी आंखों से सबको देख सकता था। जब मैंने माँ को देखा तो वो मुझे किसी एडवेंचर कहानी की जांबाज हीरोइन जैसी लगी। माँ को लगा कि मैं उन्हें किसी राजकुमारी जैसा कह रहा हूँ, पर मैंने साफ कर दिया कि वो तलवार थामने वाली उस ताकतवर हीरोइन जैसी दिख रही हैं, जिसकी आंखों में गजब की चमक है। मेरा भाई भी अपनी तारीफ सुनने के लिए उतावला हो रहा था। मैंने उसे भी कह दिया कि वो बहुत कूल लग रहा है, पर यहाँ एक बहुत अजीब बात हो रही थी। मुझे लोगों के पीछे बड़े बड़े पंख दिखाई दे रहे थे। मैंने उसे बड़े भोलेपन से पूछा कि क्या इस दुनिया में पंखों वाले इंसान होते हैं? उसने बड़े दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया कि हर इंसान आजादी और संभावनाओं के पंख लेकर पैदा होता है, जिससे वो मन के आसमान में उड़ सके। उसे लग रहा था कि मैं कोई बहुत गहरी और मर्मस्पर्शी बात कर रहा हूँ, पर उसे क्या पता कि मुझे सचमुच लोगों के पीछे पंख नजर आ रहे थे। ये पंख असली नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ मुझे ही दिख रहे थे। आखिर मेरी जादुई आंख मुझे ये सब क्यों दिखा रही थी? अभी मैं इसी उलझन में था कि तभी पापा के आने की खबर मिली। माँ और भाई तो कमाल के दिख रहे थे। अब देखना था कि पापा की शख्सियत मेरी इन जादुई आंखों को कैसी लगती है। पापा घर आ गए, पर उन्हें देखकर मैं एकदम उलझन में पड़ गया। माँ और भाई तो एकदम साफ और चमकते हुए दिख रहे थे, पर पापा का वजूद मेरी इन जादुई आंखों को किसी धुंध या कोहरे जैसा धुंधला नजर आ रहा था। उनकी मौजूदगी तो महसूस हो रही थी, पर वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। खैर जब उन्हें पता चला कि मेरी आंखों का जादू आखिरकार कामयाब हो गया है तो वो खुशी के मारे झूम उठे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और फौरन महल में खबर भिजवाने का फैसला किया। आज घर में जश्न का माहौल था। माँ ने कहा कि वो पूरे घर को खूबसूरत फूलों से सजाएंगी और इको तो मेरे पसंदीदा क्रैब क्रीम क्रोकेट बनाने की तैयारी में जुट गई। तभी भाई ने मुझे धीरे से टोकते हुए कहा, देख भाई, ये मत कह देना कि पापा तुझे धुंधले दिख रहे हैं। घर में उनकी इज्जत पहले ही कोहरे जैसी है। अगर तूने ये बोल दिया तो वो सच में रो पड़ेंगे। उधर महल में राजकुमारी रेशिया उस्ताद जोन ली के कमरे में जा पहुंची। उस्ताद हमेशा की तरह अपने उखड़े हुए मिजाज में थे और रेशिया को देखते ही भड़क गए। पर रेशिया तो हैरान थी कि मेरे आने के बाद उस्ताद का कमरा कितना साफ सुथरा रहने लगा है। उन्होंने उस्ताद को खुशखबरी दी कि राजा ने हमें बाहर जाने की इजाजत दे दी है, क्योंकि कुनो की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। उस्ताद के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें अपने चेले पर पूरा भरोसा जो था, आखिरकार वो पला ही गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। मैं अपनी राजकुमारी मिलिका के सामने खड़ा था। रेशिया दीदी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। मिलिका की आंखों में खुशी और हैरानी के मिले जुले आंसू थे। मैंने बड़े गर्व के साथ उन्हें बताया कि मैंने जादुई आंख बनाने का अपना सपना पूरा कर लिया है। मैंने इस करामाती आंख का नाम रखा था क्यूगन, यानी आईने जैसी आंख। एक ऐसी आंख जो इस दुनिया की हर हकीकत और हर अक्स को पूरी गहराई के साथ देख सकती थी। हमारी नई जिंदगी की शुरुआत अब सच में धमाकेदार होने वाली थी। मिलिका ने बड़ी उम्मीद से मुझसे पूछा कि क्या मैं उनका चेहरा देख सकता हूँ। सच कहूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। आखिर इसी एक पल के लिए तो मैंने पिछले 2 सालों से दिन रात एक कर दिए थे। मैंने उन्हें गौर से देखा। सुबह की पहली किरण जैसे सुनहरे बाल और बर्फ की तरह नीली गहरी आंखें। जैसा मैंने अपने ख्यालों में सोचा था, वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। उनकी चमक देखकर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। दारियो सामा ने मजाक में पूछा कि क्या राजकुमारी मेरी पसंद की लड़की है। मैंने तुरंत जवाब दिया कि पसंद की बात तो छोड़िए, ये तो मेरी कल्पना
कल्पना से भी कोसों आगे हैं। मैंने उनकी तुलना एक खूबसूरत परिंदे के पंखों से की, आजादी और असीम संभावनाओं के पंख। पर आदत से मजबूर होकर मैंने एक डरावना मजाक भी कर दिया। मैंने कहा कि अगर ऐसी प्यारी राजकुमारी आजाद आसमान में उड़ेंगी तो कोई बड़ा सा दाढ़ी वाला शिकारी उन्हें चांदी के पिंजरे में पकड़ने जरूर आएगा। मिलिका को मेरा ये अजीबोगरीब उदाहरण हमेशा की तरह थोड़ा डरावना लगा, पर मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि वो अब खुद इतनी ताकतवर है कि ऐसे किसी भी शिकारी को एक ही बार में ढेर कर देंगी। तभी डालियो सामा ने मुझे इस कामयाबी पर बधाई दी। मैंने उनकी चमकती हुई तलवार की तारीफ की तो उन्होंने बड़े गर्व से उसे अपना पार्टनर बताया। वो वाकई बहुत कूल लग रहे थे। लेकिन तभी माहौल में एक भारी जादुई ऊर्जा महसूस हुई। उस्ताद जेओनली वहां पहुंचे थे। उन्होंने आते ही चुटकिली की, अब मैं काफी बड़ा आदमी बन गया हूं जो उन्हें यहाँ बुला रहा हूं। मैंने जैसे ही उनकी तरफ मुड़कर देखा, मेरी आंखें चौंधिया गईं। वो किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि रोशनी के एक बहुत बड़े गोले की तरह दिख रहे थे। उनका जादुई स्तर इतना ऊंचा था कि मेरी ये नई आंखें उन्हें झेल नहीं पा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा, उस्ताद क्या ये आप ही हैं? आप इतने चमकदार हैं कि मुझे कुछ साफ नजर ही नहीं आ रहा। उस्ताद को लगा कि मैं उनकी शान में कसीदे पढ़ रहा हूं। जब मैंने कहा कि वो बहुत चमक रहे हैं, वो तो अपनी ही धुन में बोले, भाई मैं हूं ही इतना चमकदार कि लोग चौंधिया जाए, इसमें नई बात क्या है? पर मेरा मतलब वो नहीं था। दारियो सामा का पूरा शरीर एकदम सफेद नजर आ रहा था, जबकि उस्ताद तो जैसे साक्षात रोशनी का गोला बन गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी ये जादुई आंखें मुझे क्या क्या दिखा रही हैं। मैंने उस्ताद को किनारे ले जाकर फुसफुसाते हुए अपनी असली परेशानी बताई। मैंने कहा, गुरुजी, मामला बहुत पेचीदा है। मुझे दारियो सामा के पीछे एक दैत्याकार तलवार दिख रही है और मिलिका के सिर में कोई पंख जैसा पेन धंसा हुआ है, और तो और मेरी खुद की पीठ पर एक भारी भरकम केकड़ा लदा हुआ है। अब आप ही बताइए, कल को जब मैं मिलिका को शादी के लिए प्रपोज करूंगा या हम नए घर में शिफ्ट होंगे तो क्या ये केकड़ा मेरी पीठ पर ऐसे ही लदकर घूमेगा? मेरी बातें सुनकर उस्ताद को लग रहा था कि मैं बहुत आगे की सोच रहा हूँ, पर वो भी थोड़े हैरान थे। उस्ताद को अपनी इस वर्ल्ड क्लास चमक पर बड़ा नाज था। वो मुस्कुराकर बोले, इंसानों में तो मैं दुनिया में सबसे नंबर 1 हूँ, बस सूरज से थोड़ा पीछे रह गया। पर मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं उन्हें सीधे देख ही नहीं पा रहा हूँ। उनकी जादुई चमक इतनी तेज थी कि मेरी आंखों में जलन होने लगी थी। जब उस्ताद को एहसास हुआ कि मैं सच में तकलीफ में हूँ तो उन्होंने संजीदगी से मेरी बात सुनी। उन्होंने कहा कि मेरी इस जादुई दृष्टि और इन अजीब नजारों के पीछे पक्का 2 बड़े कारण हो सकते हैं। उस्ताद ने बड़े सलीके से मुझे वो 2 वजहें समझाईं। पहला पेच तो ये था कि शायद मैं लोगों की आत्मा का आकार देख पा रहा हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, आत्मा मतलब रूहानी चीजें? तो क्या मेरी आत्मा का आकार एक केकड़ा है? सुनने में ये थोड़ा अजीब था, पर उस्ताद की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दूसरी वजह उस्ताद ने बताई, माना का नशा। उन्होंने समझाया कि इस दुनिया में ऐसी कई जगहें और रास्ते हैं जहां जादुई ऊर्जा यानी माना कूट कूट कर भरी होती है। उस्ताद खुद ऐसी जगहों पर जा चुके हैं और उनका अनुभव बड़ा मजेदार था। उन्होंने बताया कि वहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे बंदा ढेरों शराब पीकर टल्ली हो गया हो। उस नशे जैसी हालत में उन्हें भी ऐसी चीजें दिखाई दी थी जिनका असलियत में कोई वजूद नहीं था। तो क्या मेरे साथ भी यही हो रहा था? उस्ताद ने कहा कि अभी पक्का कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास सैंपल्स बहुत कम हैं। जब मैं और लोगों को देखूंगा तभी कोई पैटर्न समझ आएगा। मेरे मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं मेरा ये जादुई प्रयोग कोई फेल प्रोडक्ट तो नहीं। उस्ताद फौरन चिढ़ गए और बोले, पागल है क्या? मेरे सबसे होनहार चीले की ये मेहनत फेल कैसे हो सकती है? उन्होंने मुझे एक बहुत गहरी बात समझाई। प्रकृति में कई ऐसे जीव हैं जो रंग नहीं देख सकते, कईयों के पास हजारों आंखें होती हैं और कुछ तुम्हारी तरह अंधे भी होते हैं। दुनिया को देखने का कोई एक सही तरीका नहीं होता। मेरी दृष्टि मेरी अपनी है और ये भी हो सकता है कि जो चीजें मुझे दिख रही हैं उनका कोई बहुत बड़ा और गहरा मतलब हो। उस्ताद ने अंत में एक सुकून देने वाली बात भी कही कि अगर ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह हो जाए तो वो मेरी इस शक्ति को सील भी कर सकते हैं। पर मुझे पता था मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। उस्ताद ने मुझे गहरी नसीहत दी कि जब तक हम इन अजीब नजारों के पीछे का असली तर्क नहीं समझ लेते तब तक यह बात किसी को न बताऊं। उनका कहना सही था, वरना लोग मुझे सनकी समझने लगते और मामला और बिगड़ जाता। सच कहूं तो उस्ताद से मशवरा करके मेरा मन काफी हल्का हो गया था, पर एक मुसीबत अभी भी बरकरार थी, उनकी वो जादुई चमक। वो इतने ज्यादा ब्राइट दिख रहे थे कि उनकी तरफ देखना अभी भी मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। बाहर मिलिका और इको मेरा इंतजार कर रही थी। उनके बीच मेरे आने वाले जन्मदिन को लेकर कुछ खिचड़ी पक रही थी। मिलिका इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि मुझे तोहफे में क्या दिया जाए। इको ने उन्हें तसल्ली दी कि मिलिका की तरफ से तो मैं पत्थर भी खुशी खुशी कबूल कर लूंगा। जैसे ही मैं बाहर आया, मिलिका के सिर में वो जादुई पंख वाला पेन मुझे फिर से धंसा हुआ दिखा। मैंने बात संभालने के लिए कह दिया कि मैं और उस्ताद कुछ सीक्रेट बातें कर रहे थे। मजाक तो तब हुआ जब पता चला कि मिलिका और इको भी कुछ गुपचुप बातें ही कर रही थी। मैंने पिछले 2 सालों की अपनी सारी जादुई रिसर्च और उस्ताद के वो टेढ़े मेढ़े नोट्स अब सहेज
कर लाइब्रेरी में रख दिए थे। मैंने उन्हें पूरा पढ़ लिया था और अब मेरी ट्रेनिंग का वह हिस्सा खत्म हो चुका था और फिर वो खास दिन आ ही गया, मेरा 12वां जन्मदिन। अब मैं उस उम्र का हो चुका था जहां से मेरी जिंदगी का एक नया और बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। घर में सबने मुझे बहुत प्यार से विश किया और अब मेरी नजरें उस जादुई स्कूल के सफर पर टिकी थी। आज मेरा 12वां जन्मदिन था और महल से लेकर घर तक सब खुशियों में डूबे थे। मिलिका ने जब मुझे बधाई दी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पापा ने मुझे एक तोहफा दिया जो काफी भारी था, पर उन्होंने कहा कि ये बहुत मजबूत है और लंबे समय तक मेरा साथ देगा। मम्मी बस एक ही बात कह रही थी कि मैं वहाँ जाकर जी लगाकर पढ़ाई करूँ, लेकिन भाई का तोहफा सबसे अनोखा था। उसने मुझे खाने का नक्शा दिया। स्कूल बहुत दूर था, इसलिए उसने रास्ते में पड़ने वाले सभी बेहतरीन रेस्टोरेंट्स और ढाबों की लिस्ट बना ली थी ताकि मेरा सफर मजेदार रहे। मम्मी की आंखों में थोड़ी उदासी थी, उन्हें लग रहा था कि मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। मैंने उन्हें गले लगाकर यकीन दिलाया कि वक्त पंख लगाकर उड़ जाएगा और मैं जल्द ही अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट आऊंगा। पापा ने फौरन माहौल को संभाला और जश्न की दावत शुरू करने का हुक्म दिया। एको भी बड़े चाव से मेरा पसंदीदा खाना परोसने में जुट गई। दावत के बीच मिलिका ने मुझसे पूछा कि क्या मेरी तैयारी पूरी हो गई है। मैंने उन्हें बताया कि मैं सिर्फ जरूरत का सामान और अपने रोज के कपड़े ही साथ ले जा रहा हूँ, जो कुछ कम पड़ेगा वो स्कूल पहुंचकर देख लूंगा। मिलिका थोड़ी मायूस थी क्योंकि जिस दिन मुझे रवाना होना था उनका अपना स्कूल था और वो मुझे विदा करने नहीं आ सकती थी। मैंने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके भी अपने कुछ जरूरी काम हैं। भले ही विदाई की घड़ी नजदीक थी, पर उस रात हम सब बस इस खास पल को जी रहे थे। मिलिका ने मुझे जो तोहफा दिया वो एक बेहद खूबसूरत ब्रेसलेट था। सबसे खास बात ये थी कि वैसा ही एक ब्रेसलेट उन्होंने खुद भी पहना था। मैंने मजाक में उनसे कहा कि इसकी चमक के सामने तो बड़े बड़े राजाओं के ताज भी फीके पड़ जाए। मैंने ये भी कह दिया कि अगर उस्ताद ने ये देख लिया तो जलन और टेंशन के मारे उनके दाढ़ में दर्द शुरू हो जाएगा। मिलिका काफी भावुक हो रही थी। उन्होंने मुझसे एक वादा लिया कि अगर स्कूल में कभी मेरा मन उदास हो या मुझे उनकी याद आए तो मैं इस ब्रेसलेट को ही वो समझकर अपनी बातें कहूँ। मैंने भी उनसे वादा किया कि मैं लगातार चिट्ठियां लिखूंगा और अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके पास जरूर वापस आऊंगा। विदाई की घड़ी आ चुकी थी। मिलिका ने खुद को रोने से रोका क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत मुझे ही थी। घर वाले मुझे जाते हुए देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि मिलिका के साथ रहने की वजह से मुझ में कितना बदलाव आया है। पापा और भाई को लगा कि ये बदलाव अच्छे के लिए ही है। मैंने हाथ हिलाते हुए जोर से कहा कि मैं 2, 3 या शायद 5 साल के लिए जा रहा हूँ, पर मैं लौटूंगा जरूर। गाड़ी चलने लगी थी और मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि उस जादुई स्कूल में मुझे कैसे कैसे धुरंधर जादूगर मिलने वाले हैं। मेरा नया सफर अब शुरू हो चुका था। घर से निकले आज 5 दिन हो गए हैं। जब मैंने पूछा कि ये जादुई स्कूल यानी डिलासिक आखिर कितनी दूर है तो जवाब मिला कि अभी तो हम अपने ही राज्य में हैं। इस हिसाब से तो वहाँ पहुँचने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। भाई ये तो बहुत ही दूर है, पर मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल का वक्त अब करीब आ रहा था। एको अब मेरा साथ छोड़ने वाली थी। मैंने उससे फिर पूछा, एको क्या तुम सच में यहीं तक साथ दोगी? उसने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसे अपनी जिंदगी बसानी है यानी शादी करनी है। उसका कहना था कि उम्र निकलती जा रही है और अगर उसने अभी ये फैसला नहीं लिया तो फिर शायद कभी नहीं कर पाएगी। मैंने मजाक में उससे कह दिया कि क्या उसे लगता है कि मैं उसके बिना रह पाऊंगा? इस पर उसने भी मजे लेते हुए पूछ लिया कि क्या मैं राजकुमारी मिलिका को छोड़कर उससे शादी करूंगा? यार ये लड़की भी न मौके पर चौका मारना बखूबी जानती है। बातों बातों में दादाजी की हवेली नजर आने लगी। यहाँ मैं पूरे 4 साल बाद आ रहा था। सच कहूँ तो मुझे याद भी नहीं था कि पिछली बार मैं यहाँ किस काम से आया था। परीको ने पुरानी यादें ताजा कर दी। उसने बताया कि कैसे 4 साल पहले मैंने जिद पकड़ ली थी कि मुझे यहाँ की बड़ी लाइब्रेरी देखनी है क्योंकि वहाँ जादू की ढेरों किताबें थी। मैंने पापा, मम्मी और यहाँ तक कि अपने भाई को भी मजबूर कर दिया था कि वो मुझे यहाँ ले आए। मैंने तो धमकी दे दी थी कि जब तक वो मुझे यहाँ लाने का वादा नहीं करते मैं नाचना बंद नहीं करूंगा। सच में जादू का भूत मुझ पर बचपन से ही सवार था और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था। दादाजी से पूरे 4 साल बाद मिलकर दिल खुश हो गया। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और बोले कि मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मैंने भी हंसते हुए कह दिया कि आखिर मैं रोज एक जैसा तो रह नहीं सकता। दादाजी दिखने में एकदम किसी खूंखार विलेन या मैजिक किंग जैसे लगते हैं, जबकि मेरी मम्मी बिल्कुल किसी हीरो जैसी हैं। उन्होंने मम्मी का हाल पूछा तो मैंने मजाक में कह दिया कि वो अब भी इतनी ताकतवर हैं कि दादाजी की कभी भी छुट्टी कर सकती हैं। दादाजी मेरे जादुई स्कूल जाने की खबर से इतने उत्साहित थे कि वो मुझे दुनिया की कोई भी चीज खरीद कर देने को तैयार थे। उन्होंने तो फौरन जौहरी को बुलाने की बात शुरू कर दी, पर तभी मम्मी की भेजी हुई चिट्ठी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। मम्मी
ने साफ लिखा था कि मुझे 5 लाख से ज्यादा का तोहफा न दिया जाए। दादाजी भड़क गए, बोले ये क्या बच्चों वाली पॉकेट मनी है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि मैं 12 साल का बच्चा ही हूँ और ये रकम मेरे लिए बहुत बड़ी है। पर दादाजी के पास तो अलग ही प्लान था। वो धीरे से बोले, अगर किसी को पता न चले तो चोरी छिपे एक बड़ा समुद्री जहाज खरीद दूं क्या। मैंने उन्हें फालतू खर्चे से रोका और असली मुद्दे पर लाया। मैं यहाँ अपनी पुरानी मेड इको से नई मेड को जिम्मेदारी सौंपने के लिए आया था। तभी लिंगो मेरे सामने आई। वो इको की छोटी बहन है और 18 साल की है। जब उससे पूछा गया कि उसने इस काम को क्यों चुना तो उसने बड़ी मासूमियत और ईमानदारी से जवाब दिया कि उसे यहाँ मिलने वाली तगड़ी पगार का लालच था। भाई ये लड़की तो बड़ी मुंहफट निकली। देखते हैं इको के बिना इसके साथ मेरा गुजारा कैसे होगा। लिंको ने साफ कह दिया कि उसे भविष्य में अपनी एक दुकान खोलनी है और शादी के लिए मोटा पैसा जमा करना है, इसलिए वो ये काम करने आई है। मैंने उससे पूछा, तो तुम इको की छोटी बहन हो? उसने फौरन हाँ कहा और अपनी बहन के मुकाबले एक कदम आगे निकलते हुए बता दिया कि उसकी सगाई पहले ही हो चुकी है। उसने बड़ी बेबाकी से कहा कि वो यहाँ किसी भी तरह के गलत इरादे या एक्स्ट्रा रिश्ते के लिए नहीं आई है। भाई ये लड़की तो बड़ी ही मुंहफट निकली। मैंने भी उसे मजाक में कह दिया कि शांत रहो, मेरी अपनी मंगेतर है और मैं उसी का हूँ। मैंने उसे नसीहत दी कि उसे भी अपने मंगेतर को दिन के 3 वक्त के खाने से भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। वो थोड़ी सकपका गई पर फिर उसने वादा किया कि वो कोशिश करेगी। आखिर उसे अपने सपनों की दुकान के लिए पैसों की जरूरत जो थी। मुझे लगा कि ये दोनों बहनें वाकई एक जैसी हैं, हिंदादिल और ईमानदार। लिंको को पहले लगा था कि एक बड़े खानदान के हीरो बेटे और मशहूर जादूगर के साथ काम करना काफी तनावपूर्ण होगा, पर उसे मुझसे मिलकर लगा कि मेरे साथ उसकी खूब निभ जाएगी। विदा होने से पहले इको ने उसे एक बहुत जरूरी बात समझाई। उसने कहा कि जब मैं जादू के प्रयोगों में डूब जाता हूँ तो मुझे भूख प्यास का होश नहीं रहता, इसलिए उसने लिंको को मेरे लिए खास तौर पर ऐसे सैंडविच बनाने को कहा जिन्हें मैं अपनी पढ़ाई और जादुई रिसर्च करते हुए भी आसानी से खा सकूं। इको और लिंको बैठकर मेरी पसंद नापसंद का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर रही थी। मेरा पसंदीदा बेकन, हैमबर्गर और वो खास मिल्क टी। लिंको सब कुछ बड़े ध्यान से नोट कर रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि वो मेरा ख्याल इको से भी बेहतर रख पाएगी। दादाजी ने भी लिंको के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें भी लगा कि मुझ जैसे गंभीर लड़के के लिए लिंको जैसी चुलबुली और बेबाक लड़की ही सही रहेगी। बातों बातों में मजाक शुरू हो गया कि क्या किसी कहानी के राजकुमार का किरदार मुझे ही देखकर बनाया गया है। मैंने भी मजे लेते हुए कह दिया, लो भाई, लगता है आखिरकार मेरी असली पहचान सबके सामने आ ही गई। लेकिन मजाक के बीच मेरा दिल थोड़ा बैठ सा गया। इको को लग रहा था कि अब मैं इतना बड़ा और काबिल हो गया हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, पर मैंने साफ कह दिया कि मामला ऐसा नहीं है। पहले मेरे जादुई गुरु मुझे छोड़कर गए और अब इको भी जा रही थी। मुझे सच में डर लग रहा था कि इन सब के बिना मेरा क्या होगा। जाते जाते इको अपनी बहन लिंको को सख्त हिदायत देना नहीं भूली। उसने लिंको को साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि मैं अभी बच्चा हूँ और बहुत सीधा हूँ, इसलिए जो कोई जो कहता है मैं मान लेता हूँ। उसने लिंको को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने मुझे बिगाड़ने की कोशिश की या कोई भी बुरी आदत सिखाई तो वो उसकी धुनाई करने में जरा भी देर नहीं करेगी। इको की वो खतरनाक वाली बड़ी बहन वाली डांट सुनकर लिंको की तो सिट्टी पिट्ठी ही गुम हो गई। इको तो जैसे पागल ही हो गई थी। जब लिंको ने मजाक में पूछ लिया कि क्या बुरी आदतों का मतलब लड़कियों के पीछे भागना है, तो इको का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चीखने लगी कि मैं इतना प्यारा और मासूम हूँ, वो ये सोच भी नहीं सकती कि कोई मामूली लड़की मुझे हाथ भी लगाए। उसकी नजर में मुझ पर सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी मिलिका का हक था। वो बार बार यही रट लगा रही थी कि मेरे करीब सिर्फ मिलिका ही आ सकती है। लिंको भी अपनी बात पर अड़ी थी। उसने बड़े मजेदार अंदाज में कहा कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं एक जेंटलमैन हूँ, हर लड़की से बड़े अदब से बात करता हूँ और उनकी तारीफ करता हूँ। उसे लगा कि मेरा ये अंदाज लड़कियों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी है और मैं पक्का आगे चलकर लड़कियों के मामले में बहुत तेज निकलने वाला हूँ। इको बेचारी चिल्लाती रही कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, पर लिंको को मुझ पर पूरा यकीन था कि मैं बातों का जादूगर हूँ। मैं इन सब की बातों से दूर अपने नाश्ते का लुत्फ उठा रहा था। मैंने बेकन का एक टुकड़ा मुंह में दबाया और मजे लेते हुए बोला, वाह क्या स्वाद है। तुम दोनों बहनों के प्यार और ममता की आंच ने इस बेकन को इतना लजीज बना दिया है कि मुझे लग रहा है जैसे मैं खुद भी इसी महक में बस गया हूँ। मेरी ये बात सुनकर लिंको ने फिर इको को चिढ़ाया कि देखा, मैं अभी से जाल बिछाना शुरू कर चुका हूँ। पर इको तो बस यही कहती रही, मेरा कुनो ऐसा कभी नहीं करेगा। तभी बाहर से आवाज आई कि अब निकलने का वक्त हो गया है। मेरा दिल थोड़ा भारी हुआ। मैंने इको की तरफ देखा और उसे वो पुरानी बात याद दिलाई जब जेनी और क्लारा टीचर हमें छोड़कर गए थे। विदाई की ये घड़ी आखिरकार आ ही गई थी और अब मुझे बिना इको के इस नए सफर पर आगे बढ़ना था। मैंने इको से साफ कह दिया कि अगर वो भी चली गई तो मेरा क्या होगा। पहले मम्मी पापा, भाई और फिर मेरे जादुई उस्ताद और मिलिका सब तो एक एक करके पीछे छूटते जा रहे थे। अब बस इको बची थी और वो भी मुझे छोड़कर जा रही थी। मुझे लगा मैं टूट जाऊंगा, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि ये फैसला मेरा अपना था।
जादुई स्कूल जाने की जिद मेरी थी तो ये जुदाई भी मुझे ही सहनी होगी। हम दोनों भावुक थे, पर जुदाई का मतलब ये नहीं था कि हम कभी नहीं मिलेंगे। एको ने वादा किया कि वो शादी के बाद भी इसी राज्य में रहेगी और जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटूंगा तो हम फिर साथ होंगे। उसने मजाक में ये भी कह दिया कि जब तक मैं वापस आऊंगा तब तक शायद उसके अपने बच्चे हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे जैसे प्यारे और नटखट। उस आखिरी अलविदा ने मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम कर दिया। जैसे ही मैं हवेली से बाहर निकलने लगा, दादाजी तो एकदम बच्चों की तरह रोने लगे। वो चिल्ला रहे थे, कुनो मत जाओ, यहीं मेरे पास रुक जाओ। पर अगर मैं रुक जाता तो अपने सपनों तक कैसे पहुंचता। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हाथ हिलाते हुए अपने नए सफर की ओर बढ़ गया। अब मेरे साथ मेरी नई मेडलिंगो थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसका मंगेतर वाकई उसका सालों तक इंतजार कर पाएगा। उसने बड़े यकीन से कहा कि वो दोनों साथ मिलकर एक दुकान खोलना चाहते हैं और ये नौकरी उसी सपने को पूरा करने की तैयारी है। मैंने हंसते हुए उससे पूछ लिया, दुकान किस चीज की होगी? कहीं तुम लोगों को अंधेरे में गायब करने का कोई काला धंधा तो नहीं शुरू करने वाले? लिंको के साथ मेरा ये नया सफर एक मजाक के साथ शुरू तो हो गया था, पर अब असली चुनौती जादुई स्कूल टिलासिक पहुंचने की थी। लिंको ने आखिरकार फैसला कर लिया था कि वो खाने पीने की ही दुकान खोलेगी। उसका तर्क बड़ा सीधा था, उसे खाना पसंद है और सबसे बड़ी बात, ये काम पूरी तरह कानूनी है। मैंने भी मजाक में चुटकी ली कि बात तो सही है, खाना खिलाकर किसी को जिंदगी देना या अंधेरे में किसी को निपटा देना, बस नियत का ही तो फर्क है। खैर, मजाक अपनी जगह था, पर मेरे दिल में हलचल मची हुई थी। एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, सब कुछ नया होने वाला था, नया माहौल, नए लोग और एक बिल्कुल नया मैं। हम दिलासिक के काफी करीब पहुंच चुके थे। ये जगह वाकई जादुई थी। हम एक किताबों की दुकान में गए जहाँ हर तरफ सिर्फ जादू की किताबें ही थी। लिंको को लगा कि मेरे घर की लाइब्रेरी इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी, पर मैंने उसे समझाया कि वहाँ आम किताबें ज्यादा थी और जादू की बहुत कम। यहाँ तो हर किताब एक अनमोल खजाना थी। लिंको रे किताब खरीदने की जिद करने लगी, पर जब मैंने उसे दाम बताया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक जादुई किताब की कीमत उतनी थी जितने में वो और उसका मंगेतर अपनी पूरी दुकान खड़ी कर सकते थे। लिंको दुकान के बीचों बीच जोर से चिल्लाई, क्या एक किताब इतनी महंगी? उसकी चिल्लाहट सुनकर एक लड़की हमारे पास आई। उसे मेरी बातों से अंदाजा हो गया था कि मैं भी एक जादूगर हूँ। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या मैं जादुई स्कूल का छात्र हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं अभी बस दाखिला लेने आया हूँ। उसने मुझसे मेरा जादुई तत्व पूछा और जब मैंने पानी बताया तो वो बच्चों की तरह जिद करने लगी कि मैं उसे कुछ करके दिखाऊं। अब एक जेंटलमैन होने के नाते मैं किसी लेडी की गुजारिश को कैसे टाल सकता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो जरूर। मैंने अपना पानी का जादू दिखाया और उसे पूरी तरह दंग कर दिया। वो लड़की तो पक्की मैजिक दीवानी निकली। उसके जादू से इतना प्यार था कि उसने इसी से जुड़ा काम पकड़ लिया था। उसने मेरे छोटे से जादुई करतब की जमकर तारीफ की और मुझे क्यूट कह दिया। फिर उसने मुझे बताया कि आजकल डिलासिक स्कूल में बड़ा तगड़ा माहौल है। इस साल तो किसी बड़े धार्मिक देश की पवित्र कन्या यानी सेंट भी वहाँ दाखिला ले रही है। पिछले साल भी वहाँ बड़े बड़े राजकुमार और धुरंधर जादूगर आए थे। ये सब सुनकर मेरा जोश और बढ़ गया। मुझे लगा कि अब मजा आने वाला है। तभी उस लड़की ने मुझे एक खास ऑफर दिया। उसने बताया कि उसके पास आजकल के सबसे मशहूर जादूगर जॉन ली फिनरोल की जादुई किताब आई है, वो भी पुरानी। वो मुझे बड़े डिस्काउंट पर उसे बेचने को तैयार थी, पर मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया। लिंको तो बेचारी अभी भी उसी सदमे में थी कि एक किताब की कीमत उसके सपनों की दुकान के बराबर कैसे हो सकती है। उसने मुझसे बाद में पूछा कि मैंने वो जादुई किताब क्यों नहीं खरीदी। मैंने बड़े आराम से जवाब दिया, अरे मुझे उस किताब के एक एक लफ्ज का पता है और सच तो ये है कि वो किताब शायद मैंने ही अपने हाथों से साफ साफ लिखी थी। ये सुनकर लिंको का तो दिमाग ही घूम गया। खैर, हम अगली दुकान में पहुंचे। मेरी आदत है कि मैं हर जादुई चीज को छूकर और अपनी जादुई आंखों से महसूस करके परखता हूँ। मैं वहाँ रखे सामान को बार बार छू रहा था। दुकान का जो कर्मचारी था वो मुझे बड़ी शक भरी नजरों से देख रहा था। उसे लगा कि कोई रईस बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा अपनी मेड के साथ आकर उसका कीमती सामान खराब कर रहा है। वो घबराकर मेरे पास आया और बड़े ही अजीब अंदाज में मुझे रोकने की कोशिश करने लगा। उसे क्या पता था कि मैं सामान खराब नहीं कर रहा बल्कि उसकी जादुई गहराई नाप रहा हूँ। दुकानदार का आदमी लिंको पर बुरी तरह बरस रहा था। उसे लगा कि मैं एक मामूली बच्चा हूँ जो बस अपनी गंदी उंगलियां उसके कीमती सामान पर लगा रहा है। लिंको भी चुप नहीं रही। उसने उसे करारा जवाब दिया। मैंने बड़े सुकून से उस आदमी से कहा, अरे भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मैं तो बस इन चीजों की बनावट और उनके एहसास को अपने दिमाग में उतार रहा हूँ। मैंने उसे समझाया कि कहने को तो सब कपड़े और खाल ही होते हैं, पर हर एक को छूने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। तभी मेरी नजर एक बहुत ही मुलायम और अजीब सी खाल पर पड़ी। मैंने जब उस
उसके बारे में पूछा तो उस आदमी ने बड़े नखरे दिखाते हुए बताया कि ये यामी गित्सुने यानी एक बेहद दुर्लभ काली लोमड़ी की खाल है। उसने मुझे चेतावनी दी कि इससे ज्यादा मत छुओ वरना ये खराब हो जाएगी। पर तभी मैंने अपनी पानी की कलाकारी दिखाई। मैंने पलक झपकते ही पानी से बिल्कुल वैसी ही लोमड़ी की आकृति और मखमली एहसास तैयार कर दिया। वो आदमी तो हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई जादूगर सिर्फ छूकर किसी जानवर की इतनी सटीक नकल बना सकता है। वो लालच में आ गया और मुझसे एक बहुत ही ऊंची और घटिया बात पूछ बैठा। उसने पूछा, क्या तुम इसी तरह किसी औरत की भी जादुई नकल बना सकते हो? लिंको का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उस आदमी को जोरदार डांट लगाई और शायद उसे एक सबक भी सिखा दिया। मैंने भी साफ कह दिया कि इंसानों की नकल करना नामुमकिन जैसा है और वैसे भी ऐसी फालतू चीजों के लिए मुझे बहुत डांट पड़ने वाली थी। लिंको मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस दुकान से बाहर ले आई। उसका कहना सही था, उस दुकान में कुछ बुरे लोग और उनकी घटिया सोच भरी हुई थी। दुकानदार अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था पर लिंको का पारा 7वें आसमान पर था। उसने उसे बुरी तरह झाड़ दिया और कहा कि तुम्हारी ये घटिया बातें मेरे मालिक के कान ही नहीं बल्कि उनके मासूम दिल को भी गंदा कर देंगी। उसने मुझे तुरंत वहाँ से चलने को कहा। सच कहूँ तो लिंको जब गुस्सा होती है तो वो एको से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लगती है। बेचारा दुकानदार तो कांप ही गया होगा। अभी हम निकलने ही वाले थे कि वहाँ एक बड़े पुजारी आ पहुँचे। वो उस दुर्लभ लोमड़ी की खाल देखने आए थे पर उनकी नजर मेरे बनाए पानी के पुतले पर पड़ गई। उन्हें लगा वो असली काली लोमड़ी है जो इंसानों से घुल मिल गई है। लेकिन जैसे ही मेरा जादू खत्म हुआ और वो लोमड़ी पानी बनकर बिखर गई तो पुजारी जी के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कम जादुई पावर के साथ कोई इतनी असली चीज कैसे बना सकता है। उनके चेहरे के भाव देखकर लग रहा था जैसे उनके सारे ज्ञान पर किसी ने पानी फेर दिया हो। खैर, उन सब झमेलों को पीछे छोड़कर आखिरकार हम दिलासिक जादुई स्कूल पहुंच ही गए। 1 महीने का लंबा सफर पूरा हुआ था और मेरी थकान का ठिकाना नहीं था। लिंको ने मुझसे आराम करने को कहा। मुझे लगा था कि अब मैं स्कूल के हॉस्टल में रहूंगा और अगर स्कूल इजाजत दे तो लिंको भी मेरे साथ रह सकेगी। पर जैसे ही हम रिसेप्शन पर पहुंचे हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा। स्कूल के स्टाफ ने साफ कह दिया कि हॉस्टल के सारे कमरे भर चुके हैं और वहाँ एक भी जगह खाली नहीं है। अब इस अनजान शहर में मैं और लिंको कहाँ जाएंगे? अरे यार, यहाँ पहुँचते ही तगड़ा झटका लगा। स्कूल के स्टाफ ने साफ कह दिया कि हॉस्टल के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तो कब की निकल चुकी है। मैंने मन ही मन सोचा, उस्ताद आपने मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? सच में जोनली सामा भी ना बड़े भारी खिलाड़ी निकले। उधर उस्ताद भी चुप नहीं बैठे थे। वो अपनी ही धुन में स्कूल के बड़े अधिकारियों के सामने धमाकेदार एंट्री मार रहे थे ताकि अपने खास चीले यानी मेरे लिए कुछ जुगाड़ कर सके। इधर लिंको बड़ी फिक्रमंद हो रही थी। उसने कहा कि हमारे पास दादाजी के दिए हुए काफी पैसे हैं तो क्यों ना हम किसी बढ़िया होटल में रह ले। पर मैंने उसे समझाया कि भाई, मुझे यहाँ कोई 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि सालों तक रहना है और जादू की पढ़ाई का मतलब है पैसों की बर्बादी, मेरा मतलब है भारी खर्चा। मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया जाए जहाँ हम दोनों साथ रह सके और थोड़े पैसे भी बचा सके। शुक्र है वहाँ के स्टाफ ने हमें उन प्रॉपर्टी डीलर्स की एक लिस्ट थमा दी जो खास तौर पर जादूगरों के लिए घर ढूंढते हैं। अब लिंको और मेरे 2 लोगों वाले नए जीवन की शुरुआत होने वाली थी। उधर स्कूल के अंदर बड़े बड़े उस्ताद नए छात्रों की लिस्ट देख रहे थे। जब मेरा नाम सामने आया और उन्हें पता चला कि मैं मशहूर जोनली का इकलौता चेला हूँ तो उनके कान खड़े हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस बार स्कूल में कोई बड़ा धमाका होने वाला है। लेकिन अभी तो असली मुसीबत मेरे सामने खड़ी थी। लिंको और मैं जब एक खास जगह घुसने की कोशिश कर रहे थे तो गार्ड ने रास्ता रोक लिया। उसका कहना था कि बिना पहचान पत्र के अंदर जाना मना है। लिंको भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने फौरन अपनी कोई तरकीब आजमाना शुरू कर दी। अब देखना ये था कि ये जुगाड़ काम करता है या नहीं। उस सख्त दिखने वाली मैडम ने मुझे रास्ता दिखाते हुए कहा कि मैं देख कर चलूं। मैंने बड़े अदब से उन्हें शुक्रिया कहा और बोल पड़ा, आप बाहर से जितनी कड़क दिखती हैं लेडी, अंदर से उतनी ही दयालु हैं। मेरी ये बात सुनकर वो थोड़ा चौंक गई। मैंने मुस्कुराते हुए माफी मांगी और कहा कि मुझे उनका नाम नहीं पता था इसलिए मैंने उन्हें लेडी कह दिया। मैंने मजाक में ये भी जोड़ दिया कि बिना नाम के भी उनकी शख्सियत बड़ी जादुई लग रही है। तभी उन्होंने अपना नाम बताया, रुबेला। मैंने उनके नाम की ऐसी तारीफ शुरू कर दी कि वो भी सोच में पड़ गई होंगी कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। मैंने कहा, वाह कितना शानदार नाम है। रू और बेला की ये गूंज तो कमाल की है। ऐसा लगता है जैसे 2 खूबसूरत लफ्ज मिलकर एक संगीत बना रहे हों। रुबेला मैडम ने मेरी और लिंको की तरफ एक ऐसी नजर डाली जैसे कह रही हूँ कि मैं तो अजीब थी ही, ये बच्चा तो उससे भी बड़ा नमूना निकला। खैर, उन्होंने मुझे एक कमरे के बाहर रुकने को कहा और खुद अंदर चली गई। अब मेरा इंतजार और बढ़ने लगा था। एक तरफ घबराहट थी और दूसरी तरफ गजब का जोश। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि अब मैं उस जादुई दुनिया के दरवाजे पर खड़ा था जहाँ से मेरा भविष्य बदलने वाला था। मैं वाकई बहुत उत्साहित था और बस यही सोच रहा था कि अंदर मेरे लिए क्या सरप्राइज छिपा है।